क्लास और आईडी में डिफरेंस ये है कि आईडी आप किसी भी एक एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर लें कि जैसे CNIC नंबर है आपका, तो वो आईडी है, सही है, उस पर लिखा हुआ भी बल्कि होता है आईडी कार्ड। तो वो क्या है, आपका आईडी कार्ड है, तो उसमें जो आपको आईडी का नंबर असाइन किया गया है 42401 वाला जो NIC नंबर होता है, तो वो आईडी नंबर सिर्फ आपको ही असाइन किया गया है, वो नंबर किसी दूसरे को असाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑन अदर हैंड उसी NIC के ऊपर एक आपकी नेशनैलिटी लिखी हुई होती है पाकिस्तानी, तो वो नेशनैलिटी जो है वो काइंड ऑफ एक क्लास है, ठीक है। अच्छा, कुछ ठीक। कुछ में पाकिस्तानी लिखा हुआ होगा, कुछ में वो ओवरसीज़ लिखा हुआ होता है, कुछ में और भी 4-5 तरह की होती है नेशनैलिटी, ठीक है। फिर आपका जो आपका सिटी है, जो जाए पैदाइश में सिटी लिखा हुआ होता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ एक क्लास है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जाए पैदाइश में कराची लिखा हुआ होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे जो शहर हैं वो लिखा हुआ होगा। तो दैट इज़, जो कराची है जाए पैदाइश आपका, दैट इज़ क्लास, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। तो क्लास जो है जब हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम 4-5-6, जैसे अभी ये इस स्क्रीन की अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो इस स्क्रीन के जो अगर आप लोगों के पास भी जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं स्क्रीन के राइट साइड पे, मेरे पास ये बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें आप सब लोगों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स लिखी हुई आ रही हैं। तो अब ये जो सारे बॉक्सेस हैं ना, इन सारे बॉक्सेस पे जो स्टाइलिंग हुई हुई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। वो सबके बॉक्स का कलर एक जैसा है, सबके बॉक्स में एक छोटा सा माइक बना हुआ है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है। तो ये जब इस तरह का काम करना होता है ना कि 4-5-6-10-12 बॉक्सेस होते हैं, उसको एक जैसी स्टाइलिंग जब देनी होती है, तो इसमें क्लास जो है वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। मैं सर ये साइलेंट कर दूँ? स्पैन का अगर बता दे, स्पैन का और ये पैडिंग मार्जिन लेफ्ट राइट ये किस वक्त करते हैं, और मार्जिन के वाले से ये कंफ्यूज कर रहा है, मिक्स हो रहा है। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम वो शायद अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको स्पैन के बारे में बता देता हूँ। स्पैन जो है वो एक कंटेनर है, ठीक है। जैसे HTML में हमने शुरू में ये देखा था कि HTML असल में मार्कअप होता है, ठीक है। तो अब वो मार्कअप तो हमने देख लिया कि भाई H1 और H2 और फिर उसके अलावा पैराग्राफ और ये सारी चीज़ें, ये मार्कअप तो हमें समझ में आ गया। लेकिन मार्कअप के अलावा उन मार्कअप को बॉक्सेस में पैक करने के लिए हमारे पास कंटेनर्स भी मौजूद हैं। तो कंटेनर जो है वो HTML के अंदर वो मेनली दो तरह के हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं डिव, एक को हम कहते हैं स्पैन। वैसे तो हर चीज़ ही कंटेनर है, हर चीज़ ही एक बॉक्स है। हमने CSS में ये देख लिया था कि H1 भी असल में एक बॉक्स ही होता है, ठीक है। लेकिन मेनली दो तरह के कंटेनर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिव और दूसरे को हम कहते हैं स्पैन। अच्छा, डिव जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी ज़रा हम वो देखते हैं अभी अगले चैप्टर में ना, ब्लॉक लेवल वो डिटेल से आ जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो मेनली दो तरह के होते हैं। तो डिव जो होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। अब ब्लॉक लेवल में होता ये है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो ब्लॉक लेवल में होता ये है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता, ठीक है ना, खुद किसी की लाइन, वो नई लाइन से स्टार्ट होता है और अपनी लाइन में किसी को आने नहीं देता। जैसे आप अगर हेडिंग 1 की बात करें, H1, तो H1 को जब आप लगाते हैं तो दैट इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। H1 की लाइन में ना कोई दूसरी चीज़ नहीं आती, फिर H1 पूरी लाइन को कब्जा करता है, ठीक है। तो एक होता है ब्लॉक लेवल कंटेनर जिसको हम कहते हैं डिव, और एक होता है इन लाइन कंटेनर, उसको हम कहते हैं स्पैन। इन लाइन क्या होता है कि वो जब हम उसको लगाते हैं तो पहले से जो चीज़ होती है वो उसी के साथ ही चपका आ जाता है। जैसे इमेजेस हैं, इमेजेस जो होती हैं वो इन लाइन होती है। अगर आप 4-5 इमेजेस लगाएंगे ना तो वो ऐसे बराबर बराबर में एक दूसरे के शो होना शुरू हो जाती है, तो एक लाइन में, तो दैट इज़ कॉल्ड इन लाइन, ठीक है। वो बिहेवियर उसका हम देखेंगे अभी, इन लाइन और ब्लॉक का अलग से भी। तो उसमें क्या होता है कि कंटेनर जो आपका इन लाइन, तो दोनों तरह के कंटेनर की ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों तरह के कंटेनर दिए गए हैं आपको, ठीक है, डिव और स्पैन। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, किसी का भी अगर और कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं लास्ट क्लास से मुताल्लिक, अदरवाइज़ हम फिर मूव
करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे ज़रा टॉपिक बताएंगे क्या चल रहा है? जी बाबर भाई, हमारा जो लास्ट क्लास तो हो गई थी कैंसिल अनफॉर्चुनेटली। उससे पहले हमने वो कलर पढ़ा था CSS का, और बस आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये ज़रा क्वेश्चन आंसर कर रहा था मैं भी, लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस दे रहा था। अच्छा जी, अच्छा, एक ये सवाल मैं पूछ रहा था कि अगर स्पैन और डिफ का आपने बताया, क्योंकि डिफ तो ब्लॉक होता है, डिस्प्ले ब्लॉक उसका, हाँ और स्पैन का इनलाइन हाँ होता यही है। फ़र्क है। हाँ, यही, और कोई फ़र्क नहीं है। एक इनलाइन ब्लॉक होता है, तो ये आपने अभी बताया, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट ना हमने बुक में अभी तक पढ़ा नहीं है, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है बुक में, तो हम वहाँ जब पहुँचेंगे तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। वैसे इनलाइन ब्लॉक मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन ब्लॉक जो होता है ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक वाले की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनलाइन वाले की होती है, ठीक है। क्योंकि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें मार्जिन कोलैप्स वगैरह ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो इन लाइन में अगर हमें सम टाइम वो वाली चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो हम उसको इन लाइन ब्लॉक बना देते हैं। इसके जब हम इन लाइन ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसके गूगल पे चार्ट्स भी पड़े हुए हैं छोटे छोटे, कि वो तीनों को कंपेयर कर देते हैं कि ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक और इन लाइन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आ जाएगा आगे। अच्छा, ये जो चीज़ें इसने सारी बताई हुई है ना, ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी ज़्यादा वो नहीं है। हम तो जल्दी जल्दी ना ये चैप्टर नंबर 12 को हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। इसमें टेक्स्ट का साइज़ वगैरह चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बोल्ड करना, इटैलिक करना। अच्छा, बोल्ड हमने देखा है HTML के ज़रिए भी हो जाता है बोल्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में अर्ज़ किया था कि जब शुरू में HTML बनी थी तो सिर्फ HTML ही होती थी, CSS नहीं थी। जब बिल्कुल शुरू में जब आई थी, वेबसाइट्स बनना शुरू हुई थी, तो सिर्फ HTML थी, तो स्टाइलिंग के सारे काम HTML से होते थे, ठीक है। जैसे अब आप अगर पुरानी कोई बुक आप देखेंगे तो उसमें BG कलर करके एक लिखा हुआ होता है, जो कि बैकग्राउंड कलर के लिए एक इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारे पास CSS आ चुकी है। ये सारे काम जो स्टाइलिंग से मुताल्लिक़ हैं, अब बेहतर ये है कि उसको CSS के ज़रिए किया जाए, ठीक है। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग इससे भी कर रहे होते हैं। क्या हुआ इसको? तो उसी में से ये बोल्ड इटैलिक भी शामिल है। तो बोल्ड का अभी भी टैग मौजूद है। अगर B का टैग लगाते हैं आप और उसको B का टैग को क्लोज़ कर देते हैं, तो दरमियान में जो भी चीज़ होती है वो बोल्ड हो जाती है। लेकिन बोल्ड आप सही तरीका ये है कि बोल्ड आप CSS से करें, ठीक है। इटैलिक भी आप टैग के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल और अंडरलाइन ऑन अदर हैंड, ये आपको CSS से ही करना होता है। ये अब HTML में करने का तरीका मौजूद नहीं है। यार मेरा प्लग हिल गया, ज़रा 1 मिनट में प्लग देखूँ क्या हुआ। अच्छा, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स। अच्छा, 3 तरह की स्पेसिंग आप दे सकते हैं जब कोई बात, इसमें ना टेक्स्ट से मुताल्लिक़ सारी CSS असल में कवर हो रही है इस चैप्टर में। तो 2 लाइनों के दरमियान अगर फासला देना है, जैसे ये जो 3 लाइनों का टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों लाइनों, ये तीनों लाइनें आपस में सर स्क्रीन ज़रा शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, ओह सॉरी। अच्छा, तो जैसे ये 3 लाइनों का टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं ये तीनों लाइनें आपस में दूर दूर हो जाएं, ठीक है, तो ये काम आप क्या कर सकते हैं, CSS के ज़रिए कर सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, कि लाइनों के दरमियान फासला देना। फिर वर्ड्स के दरमियान फासला देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो TEXT टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके एक एक कैरेक्टर के दरमियान वो एक एक वर्ड का मतलब है साइज़ एंड टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट। ये जो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं इस पूरी लाइन में, तो अगर मैं चाहता हूँ ये वर्ड्स आपस में दूर दूर हो जाएं, ठीक है, तो मैं वो काम भी CSS के ज़रिए कर सकता हूँ। लेटर्स अगर मैं चाहता हूँ दूर दूर हो जाएं, जैसे कि ये TEXT 4 कैरेक्टर इसके अंदर हैं, 4 लेटर्स हैं
इसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ ये लेटर अगर दूर दूर हो जाए तो वो काम भी मैं CSS के ज़रिए कर सकता हूँ। तो ये 3 तरीक़े की स्पेसिंग मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो हम जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करते हैं, थोड़ा सा हम 1-2 चला के भी देख लेंगे। अच्छा, शुरू में इन्होंने एक ये बनाकर दिखाया है। अच्छा, आप इसमें अगर गौर करें तो ये वाली जो लाइन है इसके अंदर कैरेक्टर्स आपस में थोड़े दूर दूर हैं, निस्बतन जो बाकी का टेक्स्ट है उसके निस्बत ये दूर दूर हैं थोड़े। तो हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। उसके अलावा फ़ॉन्ट पे भी अगर आप गौर करें तो हेडिंग का फ़ॉन्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, उसके बाद ये जो सब हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, और फिर उसके बाद जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं उसका फ़ॉन्ट थोड़ा उससे और मुख्तलिफ है। तो फ़ॉन्ट को भी इसमें चेंज किया गया है, ठीक है। जैसा कि चैप्टर में शुरू में इसने बता दिया था कि हम क्या करेंगे, साइज़ और टाइप फेस असल में फ़ॉन्ट का ही एक दूसरा नाम है। जैसे आमतौर पे MS वर्ड वगैरह में जब आप इसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को लिखने का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज़ इन्होंने इसी को लिखने का मुख्तलिफ अंदाज़ है, तो इसको टाइप फेस भी कहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली भी जब आपसे कहा तो फ़ॉन्ट फैमिली का भी मतलब क्या होता है कि फ़ॉन्ट ही होता है। अच्छा, तो हम देखते हैं, अब आगे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, टाइप फेस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ जो ये चाहता है कि आप समझ लें। अच्छा, टर्मिनोलॉजी समझाने का मकसद अगेन क्या है कि कल को कभी आप किसी इंजीनियर से जब बात करें तो आपको ये टर्म्स पता हो, ठीक है। आपसे कोई बंदा, जैसे मैंने डिग्री की मिसाल दी थी लास्ट टाइम कि भाई आपको कहना है कि यार सीढ़ी बनाई जा रही है, मज़दूर सीढ़ी बना रहे हैं या इंजीनियर उसके साथ लगा हुआ है, वो कह रहा है 45 डिग्री पे सीढ़ी को बनाना है। अब अगर किसी बंदे को डिग्री नहीं पता तो उसको कैसे पता चलेगा कि डिग्री 45 क्या होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी इस वजह से हम समझ रहे हैं। सेरिफ जो होते हैं, सेरिफ फॉन्ट हैव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक्स। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई ये जो चोंचें निकली हुई है ना इसको कहते हैं सेरिफ, ठीक है। तो हमारे पास फ़ॉन्ट का जो सबसे पहला जो फेस है वो सेरिफ कहलाता है। अच्छा, सेरिफ एक फैमिली है काइंड ऑफ, सेरिफ के बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, तो इसकी पहचान ये है कि इसमें ये चोंच नहीं। अच्छा, इस चोंच को ही सेरिफ कहते हैं, ठीक है। इस चोंच को लैटिन में पता नहीं किसी में इसको सेरिफ कहते हैं। अच्छा, तो ये फ़ॉन्ट किस चीज़ के लिए सही रहता है, प्रिंट करने के लिए ये फ़ॉन्ट सही रहता है, ठीक है। लॉन्ग पैसेजेस जो बुक्स होती हैं, जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं, उसमें आप देखें जो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं ना उसमें ये सेरिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास दूसरा क्या है, सैंस सेरिफ। अब सैंस सेरिफ जो है इस वर्ड का मतलब ये है कि सेरिफ नहीं है। तो आप देखें इसमें सेरिफ, ये चोंच वगैरह इसके अंदर कोई नहीं निकला हुआ, ठीक है। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट हैव स्ट्रेट एंड्स टू लेटर्स एंड देयरफॉर हैव मच क्लीनर डिज़ाइन। अच्छा, तो ये जो चोंच निकली हुई होती थी ये तो प्रिंट के लिए इन्होंने बता दिया सही है। तो ये किसके लिए सही है, स्क्रीन हैव लोअर रेजोल्यूशन देन प्रिंट। तो स्क्रीन के लिए ये वाला फॉन्ट ज़्यादा सही है क्योंकि चकोर है, लो रेजोल्यूशन पे भी नज़र आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है मोनो स्पेस। मोनो स्पेस में क्या होता है, एवरी लेटर इन अ मोनो स्पेस हैव फिक्स विड्थ, चाहे वो आई हो या चाहे वो एम हो। जो आई होता है वो सबसे विड्थ सबसे कम होती है आई की, आई जस्ट सीधी लकीर होती है, और एम जो होता है वो सबसे लंबा लेटर होता है। ए से लेके जेड तक आप जितने भी लेटर्स हैं उसको देखें तो एम सबसे लंबा होता है। बट मोनो स्पेस में क्या होता है, आप इन दोनों में देख भी सकते हैं कि आई पतला सा है और एम जो है वो बड़ा है सबसे, लेकिन मोनो स्पेस में ये होता है कि इन दोनों का विड्थ बराबर रहती है। तो सही है, आमतौर पे आपने टाइप राइटर्स वगैरह में देखे होंगे ये वाला उसमें फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आई को मिटा के एम लिखना पड़ जाए कभी, तो वो रेज़र से मिटा के ना वहाँ पे एम टाइप कर देते हैं, तो वो जगह इतनी मिल जाती है कि एम वहाँ पे लिखा जाए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि यार कोडिंग वगैरह में आमतौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि ये अलाइन अच्छे से होते हैं, ठीक है। 5 कैरेक्टर का अगर वर्ड है तो उसकी जगह हमेशा उतनी ही आएगी जितनी किसी भी वर्ड में आती है, तो अलाइन अच्छे से होते हैं ये, ठीक है। तो ये 3 इन्होंने फैमिलीज़ बताई। अच्छा, अब ज़रा हम देखते हैं आगे 3 फैमिलियाँ और इसने बताई भी होंगी आगे। अच्छा, मोनो स्पेस की कुछ एग्जांपल बता दी इन्होंने। मोनो स्पेस क्योंकि एक फैमिली है तो फैमिली के अंदर एक कोरियर नाम से है, कोरियर न्यू के नाम से है, और भी इसमें मोनो स्पेस में हज़ारों फॉन्ट मौजूद हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कर्सिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्सिव फॉन्ट आइदर हैव ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स और अदर कर्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़े कर्व्स होंगे इसके अंदर ना, थोड़ी ऐसे हैंड राइटिंग स्टाइल जैसा लगेगा देखने में आपको। तो इसके अंदर ये कॉमिक सेंस है, एक मोनोटाइप
कोर्सिविया जो भी नाम है इसका। तो कर्सिव के अंदर भी बहुत सारे मौजूद हैं फ़ॉन्ट्स। अच्छा, उसके अलावा है फैंटेसी। फैंटेसी फ़ॉन्ट्स आर यूजुअली डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स एंड ऑफन यूज फॉर टाइटल्स। अब ये जितने भी, यानी एक तो मेन फैमिलीज़ आ गई, मेन फैमिलीज़ के अलावा अब जितने भी डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स हैं ना, मतलब ऐसे हेडिंग्स वगैरह में लगाने के लिए, जैसे जर्नल में आप ना घुमा फिरा के हेडिंग लगा देते हैं, तो डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स जो हैं वो सारे वो फैंटेसी के अंदर लाए कर जाते हैं फिर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब एक फ़ॉन्ट की बात हो रही होती है तो उसके अंदर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये वाली जो लकीर है जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर खड़े हुए होते हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड बेस लाइन। ठीक है, लेटर सिट्स ऑन दैट बेस लाइन। अच्छा, उसके बाद एक हाइट है जो स्मॉल लेटर जहाँ तक जा रहा होता है। आपने बल्कि बचपन में वो यूज़ किया होगा, बच्चों के लिए 4 लाइनों वाली जो कॉपी होती है, इंग्लिश की 4 लाइनों वाली कॉपी, वो एक्चुअली वो यही 4 चीज़ें होती हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्कैंडर है, कैप हाइट है, एक्स हाइट है, बेस लाइन है और डिसेंडर है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब कभी डिज़ाइनर अगर आपको बोल दे कि यार ये आपका जो है ना स्कैंडर से नीचे ही जा रहा है कलर आपका, या डिसेंडर से आपका कलर नीचे जा रहा है, तो आपको पता हो कि यार ये मतलब डिसेंडर कुछ चीज़ होती है। सही है, मतलब वो तो फ़ौरन आप गूगल भी कर लेंगे, लेकिन फ़ौरन आप ब्लैंक ना हो जाए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो। एक दफ़ा कभी ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा ये वर्ड सुना हो कि भाई डिसेंडर कोई चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद फ़ॉन्ट का वेट होता है। वेट जैसे हम बोलते हैं ना बोल्ड, तो वो बोल्डनेस का जो बोल्डनेस का जो पैरामीटर है दैट इज़ कॉल्ड वेट। ठीक है, अच्छा वो क्या हो सकता है? सबसे पहले होता है लाइट, मीडियम, बोल्ड और ब्लैक। ठीक है, ये 4 तरह के कॉमन वेट जो हैं वो हैं। ठीक है, उसके अलावा नंबर में भी दिया जाता है, ये 100 से लेके 1000 तक ये होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो नंबर में भी दिया जाता है, लेकिन ये 4 इसके मोस्ट कॉमन है। अच्छा, आमतौर पे हमारे पास जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसके अंदर आपको ये ब्लैक शायद देखने में नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है देखने में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक अल्ट्रा लाइट करके भी कुछ समटाइम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन इन्होंने 4 बताए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं वेट्स। उसके अलावा स्टाइल है, स्टाइल में नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक हो सकता है। ठीक है, अच्छा इटैलिक और ऑब्लिक का फ़र्क मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं जब हम सिमेंटिक और स्ट्रक्चरल टैग्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो ऑब्लिक होता है वो थोड़ा सा एडिशनल सिमेंटिक वैल्यूज़ ऐड करता है इसके अंदर, जो इटैलिक नहीं कर रहा होता। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रेच है। स्ट्रेच भी एक पैरामीटर होता है जो CSS के ज़रिए आप कर सकते हैं। आमतौर पे जो डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं उसमें स्ट्रेच वगैरह आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा रेगुलर के अलावा जब उसको स्ट्रेच बढ़ाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड, और अगर स्ट्रेच को कम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कंडेंस्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप CSS के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अभी ये फ़ौरन आपको यही बता रहा होगा। अच्छा, 2 फैमिली यहाँ पे और जिक्र है। व्हेन चूजिंग अ टाइप फेस, it is important to understand that browser will usually only display if it is installed in that computer. अब मिसाल के तौर पे आपने सेरिफ का कोई भी फॉन्ट अगर लगा दिया, ठीक है, सेरिफ और सैन सेरिफ हम अभी देख चुके हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे सेरिफ फॉन्ट एक है दैट इज़ कॉल्ड जियोर्जिया। ठीक है, जियोर्जिया है, टाइम्स न्यू रोमन है। अगर ये फॉन्ट आपने अपनी वेबसाइट में लगा दिया, ठीक है, और जस्ट इन केस जो बंदा आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा था उस बंदे के कंप्यूटर में ये जियोर्जिया फॉन्ट इंस्टॉल नहीं था, जस्ट इन केस, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जियोर्जिया फॉन्ट उसको डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सेरिफ फैमिली का, ठीक है, सेरिफ फैमिली आपको पता है जिसकी चोंच होती है, सेरिफ फैमिली का कोई भी दूसरा फॉन्ट जो उस मशीन में होगा वो उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेगा, जेनेरिक जो होगा सबसे वो सेलेक्ट कर लेगा और वो डिस्प्ले कर देगा। जियोर्जिया उसमें डिस्प्ले नहीं होगा अगर उसमें इंस्टॉल पहले से नहीं है तो। अच्छा, जियोर्जिया जो मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर मशीन्स में होता है अवेलेबल, लेकिन जस्ट इन केस की बात हो रही है। अच्छा, फिर उसके अलावा सैन सेरिफ जो है, सैन सेरिफ के अंदर एरियल है, वर्दाना है, हेल्वेटिका है। एरियल बहुत कॉमन है, तकरीबन सारे मोबाइल में और सारे कंप्यूटर्स में ये होता है, लिनक्स में, मैक में, विंडोज़ में, सब में एरियल आपको मिल जाता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपने सैन सेरिफ का ये एरियल वाला फॉन्ट लगा दिया है कहीं पर, और जस्ट इन केस जिस मशीन में आपकी वेबसाइट ओपन होती है उसमें एरियल फॉन्ट पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो आपको एरियल फॉन्ट उसमें नज़र नहीं आएगा। बल्कि होगा क्या कि सैन सेरिफ फैमिली का, सैन सेरिफ फैमिली क्या होता है जिसकी चोंच ना हो,
बगैर चोंच वाला कोई भी फ़ॉन्ट उसके अंदर मौजूद होगा उस मशीन के अंदर, तो वो आपको वो वाला फ़ॉन्ट डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पहले से जो इंस्टॉल करके देते हैं फ़ॉन्ट, ये उसकी बात हो रही है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सेरिफ के 4-5 फ़ॉन्ट और सैंस सेरिफ के 4-5 फ़ॉन्ट एटलीस्ट ये इंस्टॉल करके देते हैं, चाहे वो मोबाइल के हो, iOS, एंड्रॉयड, मैक, विंडोज़, लिनक्स, ये जितने भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट आपको 5-5 फ़ॉन्ट दोनों के तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो फिर दिखेगा ही नहीं कुछ वरना। अच्छा, तो ये हमने जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लिया। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, ये जो 3 तरीक़े यहाँ पर और 3 तरीक़े यहाँ पर, ये टोटल 6 तरीक़े इन्होंने बताए हैं कि फ़ॉन्ट को आप अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हैं। टोटल 6 तरीक़े बताए हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद से पढ़िएगा 6 तरीक़े, और इसको अच्छी डिटेल से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेसिफाइंग टाइप फेस। अब टाइप फेस को स्पेसिफाई करने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है, जैसे मिसाल जी सेरिफ और सैंस सेरिफ फैमिली आप रिपीट कर दें। आपकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आई, सॉरी। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फैमिली, सेरिफ और सैंस सेरिफ क्या है? आप रिपीट कर देंगे? सेरिफ और सैंस सेरिफ रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। वापस चलता हूँ, ये आ गया मैं। देंगे, सेरिफ जो है उस तरह के फ़ॉन्ट्स को कहते हैं जिसमें ये चोंच निकली हुई होती है, ठीक है। और इस तरह के फ़ॉन्ट प्रिंट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। या अगर बड़े साइज़ में आप हेडिंग वगैरह लगा रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक रहता है, ठीक है। और उसके अलावा एक सैंस सेरिफ सर होता ये है कि फॉन्ट है ये फैमिली है फ़ॉन्ट की, ठीक है। ये फैमिली है फ़ॉन्ट की, यानी एक्चुअली सेरिफ आपके जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो मेरे पास शेयर तो हुई भी है। आप एक काम करें, आप अच्छा, और भी किसी को क्या शो होने में मसला हो रहा है? आप एक काम करें, जो ये जो लिखा हुआ है ना, जो 35 पीपल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे मेरे नाम पे जाएं, लिखा हुआ होगा वहाँ पे इंज़माम प्रेजेंटिंग, सही है। तो इंज़माम प्रेजेंटिंग पे जाके पिन का बटन दबा दें, तो आपकी स्क्रीन पे पिन हो जाएगा वो, ठीक है। या आप लेआउट को चेंज करके ऑटो कर दें। काइंडली इनको ज़रा चैट में गाइड कीजिएगा कि लेआउट को कैसे चेंज किया जा सकता है। अच्छा, तो सैंस सेरिफ जो होता है वो क्या होता है, स्क्रीन पे दिखाने के लिए अच्छा फ़ॉन्ट है, क्योंकि लोअर रेजोल्यूशन पे भी ये सही दिखता है, ठीक है। प्रिंट भी किया जा सकता है, लेकिन स्क्रीन पे दिखाने के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अच्छा, अब किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज कैसे किया जाए, तो हमें उसके लिए ये लिखना होता है, उस एलिमेंट का नाम सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर हम देख चुके हैं, थोड़ा सा हमने गो थ्रू किया है सेलेक्टर को। हम सेलेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, वो बॉडी भी हो सकता है, वो H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, कोई क्लास का नाम भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई बॉडी के ऊपर क्या कर दो, फ़ॉन्ट फैमिली कर दो जॉर्जिया टाइम्स सेरिफ। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये जब फ़ॉन्ट चेंज किया जा रहा है तो 3-3 नाम क्यों लिखे जा रहे हैं, मतलब सिर्फ जॉर्जिया लिख देना था ना, ये 3-3 नाम क्यों लिखे जा रहे हैं? तो दैट इज़ कॉल्ड फॉल बैक्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मशीन में जॉर्जिया सिर्फ मैंने लिख दिया, मैं सिर्फ एक भी लिखूंगा तो काम करेगा ही, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। सिर्फ एक लिखूंगा मैं यहाँ पे तो भी काम करेगा ये। लेकिन अगर मैंने सिर्फ जॉर्जिया लिख दिया और जस्ट इन केस उस मशीन में ये जॉर्जिया इंस्टॉल नहीं हुआ, तो वो रैंडमली फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ना उस मशीन का लगा देगा उठा के, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जॉर्जिया अगर ना मिले तो आप टाइम्स को ट्राई करो, ठीक है। जो टाइम्स का मतलब है टाइम्स न्यू रोमन वाला जो ऊपर लिखा हुआ था उसकी बात हो रही है। जॉर्जिया अगर ना मिले तो टाइम्स को ट्राई करो। अच्छा, ऐसे में कॉमा कॉमा डाल के ना जितना मर्जी देता चला जाऊँ कि ये ना मिले तो अगला ये है, फिर अगला ये है, फिर अगला ये है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैंने लिखा है सेरिफ। सेरिफ का मतलब ये है कि अगर इनमें दोनों ना मिले ना, ये दोनों ना मिलें, तो उस मशीन के अंदर सेरिफ वाला जो भी फ़ॉन्ट अवेलेबल हो वो डिस्प्ले करवा दिया जाए, ठीक है। कहाँ पे डिस्प्ले करा दिया? पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी का फ़ॉन्ट ये करना चाह रहा हूँ हम इस वक्त, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप देखें यही काम आगे H1 H2 में किया गया है।
इसने कहा कि जितने भी मेरे पेज के ऊपर H1 हैं और जितने भी H2 हैं उन सबका फॉन्ट फैमिली क्या कर दिया जाए, एरियल, अगर एरियल ना मिले तो वर्दाना, और सर, वर्दाना भी ना अगर मिले। हम सिर्फ बॉडी पर अप्लाई करें तो वो H1 और H2 पर भी हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ देखें, बॉडी पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो H1 और H2 पे भी ऑफ कोर्स वो हो जाएगा, सही है। लेकिन अच्छा, अब ये लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ इनहेरिटेड होते हैं और कुछ इनहेरिटेड नहीं होते हैं। तो आपको अगर जस्ट टू मेक श्योर कि भाई फॉन्ट फैमिली अगर इनहेरिटेड है तो तब तो वो H1 H2 सब पे अप्लाई हो जाएगा, अगर इनहेरिटेड नहीं है तो फिर वो सब पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो कौन मुझे इस क्लास में से बता सकता है कि फॉन्ट फैमिली क्या इनहेरिटेड है या नहीं है? बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट होता है ये? कोई भी मुझे बता दे माइक ओपन करके अपना। हमने लास्ट टाइम एक चार्ट डिस्कस किया था, एक चार्ट देखा था, उसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि उसमें यस नो लिखा हुआ था कि कौन से इनहेरिटेड हैं और कौन से नहीं हैं। इनहेरिट होता है। इनहेरिटेड स्टाइल्स CSS, ये मोज़िला का हमने देखा था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नहीं ये नहीं था, ये था आई थिंक। इनहेरिटेंस ये वाला था, एक चार्ट था वो कहीं पर। अभी खैर वो चार्ट मुझे मिल रहा नहीं है, वो मैंने शेयर किया था आई लास्ट। थिंक अगर बॉडी पे फॉन्ट फैमिली लगी होगी तो वो इनहेरिटेड होगी। फॉन्ट फैमिली मेरा मुझे भी जहाँ तक याद पड़ रहा है, फॉन्ट फैमिली जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट फैमिली अगर किसी भी एलिमेंट पे लगाता हूँ मैं तो उसके चाइल्ड एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, जैसे हमने शुरू में देखा था ना कैस्केडिंग, जो कैस्केड किस तरह से होता है ये, तो हमने ये देखा था कि बाद में जो लिखा हुआ होता है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे तो H1 और H2 पे इसने बाद में ना चेंज कर दिया, तो फिर बाकियों पे तो रहेगा ये वाला, लेकिन H1 H2 पे ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो क्रेडिट्स हैं, जो क्रेडिट वाला जो एक इसने क्लास का नेम इस्तेमाल किया है कि ऐसे एलिमेंट जिन पे क्रेडिट्स करके लगी हुई हो क्लास, उसके ऊपर ये वाला लगा दो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्रेडिट होगा वहाँ पे भी फिर ये क्रेडिट वाला अप्लाई हो, क्योंकि क्रेडिट ये लिखा हुआ है बाद में, ठीक है, बॉडी वाला सबसे टॉप पे। तो जहाँ जहाँ ये चेंज करता जा रहा है। क्लास अप्लाई करने के लिए भी कोई रूल्स हैं या अपनी मर्जी से हम कोई भी नाम लिख सकते हैं सेम? क्लास का नाम तो कोई भी रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी का। श्योर। अभी हम क्लास के नाम पे ही बल्कि अप्लाई करके देखते हैं ताकि ये पता चल जाए अच्छे से। मैंने कहा विजुअल स्टूडियो कोड और मैंने कहा रीसेंट, अच्छा जी, CSS सेलेक्टर्स के बाद हमने कहा 10 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में हम ये सारा वो देख लेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड। यहाँ पे एक H1 लिखा और H1 के अंदर जो है मैं थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से उठा लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली, इसको ज़रा हम कर लेते हैं अब ओपन ब्राउज़र में। अच्छा जी, तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ चुका है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको देखें तो ये सेरिफ फॉन्ट इस पर कोई लगा हुआ है। अभी ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि कौन सा लगा हुआ है, बट सेरिफ फॉन्ट इस पर जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। अच्छा, अब इस वाले का मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वाले का फ़ॉन्ट जो पैराग्राफ मेरा लगा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करके कोई सेंस सेरिफ फॉन्ट इसमें लगाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट इस मशीन में इंस्टॉल हैं, ठीक है। मैं नोटपैड वगैरह कोई भी जो होता है ना, नोटपैड ओपन कर लूँगा मैं। क्या होता है, टेक्स्ट एडिट होता है इसके अंदर ना। हाँ, ये टेक्स्ट एडिट की ऐप मैंने ओपन कर ली। मेरे पास ये सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। आप MS पेंट भी अगर खोल लें, कुछ भी खोल लें, या
जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आपके पास ये फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है ना, वो जब आप खोलेंगे तो आपकी मशीन में मौजूद तमाम फ़ॉन्ट यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एरियल मौजूद है। ठीक है, तो ये एरियल फ़ॉन्ट कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। ठीक है, तो मैं एरियल लगाऊंगा तो मेरे पास लग जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है। अच्छा जी, सुमैर जो है वो क्लास में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ज़रा प्लीज़ व्हाट्सएप के ग्रुप में गाइड कर दीजिएगा कि ये कैसे ज्वाइन किया जाता है क्लास। ईमेल पे जाके उसको एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद आप आएंगे। अच्छा, तो मैं एरियल फ़ॉन्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एरियल फ़ॉन्ट अब मैं कैसे लगाऊंगा? पहले तो मैं स्टाइल के नाम से एक बना लेता हूँ, स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल लगाने के बाद मैं इस पर ये भी कह सकता हूँ कि पैराग्राफ पे लगा दो ये। ठीक है, मैंने कहा जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसके ऊपर क्या कर दो, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो आप लगा दो एरियल। ठीक है, अच्छा मुझे ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसने मुझे सजेशन दे दी ये वाली कि भाई एरियल लगा रहे हो तो साथ में हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ लगाओ। ठीक है, ये जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि मैं एरियल के बाद हमेशा हेल्वेटिका लिखूँ, मैं सिर्फ एरियल कॉमा सैंस सेरिफ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चाहूँ तो मैं जस्ट एरियल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बट सही तरीका ये है कि एटलीस्ट आप इसको 2 फ़ॉन्ट दें। ठीक है, और तीसरे पे आप क्या लिखें, उस फैमिली का नाम लिख देंगे। भाई अगर ये फ़ॉन्ट ना मिले तो इस फैमिली का कोई भी फ़ॉन्ट आपके पास आ जाए। अच्छा, अब ज़रा उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें पैराग्राफ जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके को मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लास के ज़रिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी एक दोस्त ने सवाल पूछा था क्लास से मुताल्लिक़, तो मैं क्लास से भी करके दिखा रहा था कि क्लास लगाना जो है वो एक दफ़ा रिपीट हो जाए। अच्छा, मैंने क्या कहा, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ मैंने इस क्लास का नाम रख दिया, या जस्ट पैरा रख देता हूँ। वैसे नाम कोई भी हो सकता है, मेरी मर्ज़ी का, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा डॉट पैरा। अब आप नोट करें कि जब मैं क्लास का नाम लिखता हूँ तो मैं डॉट लगा के लिखता हूँ। ये हम सेलेक्टर्स वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि डॉट लगा के लिखा जाता है क्लास का नाम जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। तो इसका भी जो इफ़ेक्ट होगा वो सेम वही होगा। ठीक है, रिफ़्रेश, देखें सेम वही इफेक्ट है, इसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। अब क्लास का मेरे पास बेनिफिट ये है कि मेरे पास मज़ीद भी जितने पैराग्राफ्स होंगे उसमें भी मैं ये लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ कोई और उठा के ले आता हूँ अपनी बुक से। मैंने बुक से कहा कि भाई ये वाला पैराग्राफ उठा लो यहाँ से। ठीक है, इस पे भी मैंने आके यही वाली क्लास बता दी। मैंने कहा क्लास इसकी क्या है, पैरा है। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, अगले पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। अगर मैं ये क्लास इससे हटा दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर ये पुराना वाला फ़ॉन्ट आ गया जो डिफ़ॉल्ट पे था। ठीक है, ये क्लास में वापस लगा दूंगा तो इस पे भी। अब आप नोट करें एक ही क्लास को मैंने 2 जगह पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यार पैराग्राफ तो पी लिखता मैं तो जब भी दोनों पी पे अप्लाई हो जाता, राइट। अब मैं, मेरे पास अगर स्पैन है कि कोई दूसरा कंटेनर है, ठीक है, पैराग्राफ नहीं है कुछ और है। ठीक है, जैसे अब मेरे पास जो है ना, अब ये मेरे पास स्पैन मौजूद है, मैं इस पर भी यही वाली क्लास लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा पहले बगैर क्लास लगाए ज़रा देखते हैं कि ये स्पैन किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ये स्पैन में ये वाला फ़ॉन्ट आ रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये वाली क्लास लगा दूंगा मैं पैरा, तो ये यहाँ इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है जी, तो हमने क्लास को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया यहाँ पे, और हमने फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, H1 पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई है तो आप नोट करें H1 का फ़ॉन्ट वही है जो पहले था। अच्छा अब हम आते हैं जी आगे, क्या बताया इन्होंने, साइज़ ऑफ टाइप। अब फ़ॉन्ट साइज़ करके जो नंबर लिख दोगे उतने पे वो फ़ॉन्ट का साइज़ चला जाएगा। ठीक है, एक पिक्सल में दे सकते हो फ़ॉन्ट का साइज़, दूसरा परसेंटेज में दे सकते हो। परसेंटेज में देने का मतलब ये है कि ओरिजिनली वो जितना बड़ा है उससे कितना % ऊपर चला जाए। ठीक है, नंबर 3 जो है वो EM में भी दे सकते हो आप। EM का मतलब ये है कि उस फ़ॉन्ट के अंदर M का जो साइज़ है ना जितना, उससे कितना बड़ा हो जाए। सही है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव। अच्छा स्टिल, जिस तरह मैंने कलर में बताया था कि 3 अलग अलग तरीक़े हैं कलर को डिफ़ाइन करने के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप EM इस्तेमाल कर ही लें आप। ठीक है, आपका डिज़ाइनर अगर आपको EM में देता है तो आप EM में लिखेंगे, पिक्सल में देता है तो पिक्सल में लिखेंगे।
ठीक है। अब ये तीनों के बारे में यहाँ पे ना इसने पूरे एक मजमून भी लिखा है, इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, इन तीनों से थोड़ा खेल के देखिएगा कि क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ये टाइप के स्केल है एक, ठीक है, टाइप का एक स्केल है सर। जी। सर ईएम फिर से समझा दें। सॉरी, ईएम, देखिए ईएम जो है ना एक फॉन्ट का साइज डिफाइन करने का एक तरीका है, ठीक है। 1 ईएम क्या होता है, इक्वेलेंट होता है टू द विड्थ ऑफ लेटर एम, ठीक है। अगर मैं 1 ईएम दूंगा तो उसका मतलब ये है, देखो जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस हेडिंग पे आके बोलता हूँ 1 ईएम, तो 1 ईएम का मतलब है कि इस एम की जितना विड्थ है ना जो फॉन्ट उतना बड़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा 2 ईएम तो उसका मतलब ये है कि ये एम जितना बड़ा है ना वो 2 एम के जितना इस फॉन्ट का साइज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे ईएम को इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि अगर मैं यानी ओवरऑल फॉन्ट को चेंज करूं तो पूरा पेज उसी हिसाब से अपने आप को स्केल अप करे, ठीक है। तो जितना बड़ा फॉन्ट होगा उसके हिसाब से रिलेटिव स्टाइल्स हैं ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो ईएम से ना हो सकती हो या परसेंटेज से ना हो सकती हो या पिक्सल से, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से भी हो सकती हैं। जैसे हमने कलर में ये देखा था कि जो चीज़ पिक्सल से हो रही है वही परसेंटेज से भी हो जाती है, ठीक है। तो आप तीनों को ट्राई कीजिएगा, चला कर देखिएगा, बल्कि मैं एक को चला के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा, मैंने एक क्लास, अच्छा 2 क्लासेस भी दे सकता हूँ मैं ना, ठीक है। मैंने कहा स्मॉल, ठीक है, एक पैराग्राफ को मैंने स्मॉल भी दे दिया। अब स्मॉल पे मैं क्या करता हूँ, डॉट स्मॉल, मैंने कहा जो स्मॉल है उस पर क्या कर दो, फॉन्ट साइज़ 12 भी नहीं बल्कि 10 कर दो, ठीक है। तो थोड़ा छोटा हो जाएगा फॉन्ट इसका, ठीक है। आप देखेंगे ये वाला छोटा हो गया। अब आप जो भी नंबर लिखेंगे ना पिक्सल में उतना बड़ा वो फॉन्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और यही चीज़ आप परसेंटेज में और ईएम में भी लिख सकते हैं। तो ईएम को भी लिख के ट्राई कीजिएगा, चला कर देखिएगा कैसे फील हो रहा है। अच्छा, अब ये जो है ना टाइप के कुछ स्केल है। अब आपने नोट किया होगा, जैसे अभी मैंने ये टेक्स्ट एडिट की ऐप खोली थी, अब इसमें अगर आप ये खोलेंगे ना तो आप देखें 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 18 है, फिर उसके बाद 24 है, फिर 36 है, फिर 48 है। ये नंबर जो है ना, एक कोई थे बहुत बड़े डिज़ाइनर, ठीक है, उनका नाम भी यहाँ पे कहीं बीच में मेंशन किया हुआ है इसने, ये रहा, यूरोपियन टाइपोग्राफर्स इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो, अच्छा 16th सेंचुरी क्यों स्पेशल है, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नए नए थे, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस क्योंकि नए नए थे तो ज़ाहिर है फ़ॉन्ट उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी कि मतलब फ़ॉन्ट के बारे में लोग सोच रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत डिस्कस हो रही थी फ़ॉन्ट की, क्योंकि मतलब लाखों की तादाद में प्रिंटिंग प्रेस लगा दिए गए थे और लाखों की तादाद में बुक्स और जो प्रिंटेड मटेरियल जो है वो उन प्रिंटिंग प्रेस से निकल रहा था डेली बेसिस पे। तो फ़ॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर फ़ॉन्ट ठीक नहीं होगा तो उसको लोग पढ़ने में उनको मुश्किल दुश्वारी होगी, तो बड़ा मसला होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो नंबर्स हैं ना, आप इनमें से चूज़ करो तो वो लोगों को ऐसे पढ़ने में अच्छा रहता है, ठीक है। इनमें से अगर कोई फ़ॉन्ट हो तो वो पढ़ने में अच्छा रहता है, ठीक है। तो 2 तरह के स्केल है, एक 12 पिक्सल स्केल है, एक 24 पिक्सल स्केल है, ठीक है। तो ये 2 तरह के स्केल होते हैं। अच्छा, कौन ऐसा बंदा है जो बुक पहले से पढ़ता है, वो मुझे बताएगा कि HTML के अंदर कौन सा वाला स्केल इस्तेमाल होता है, 12 पिक्सल वाला होता है या 16 पिक्सल वाला होता है। 2 तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, एक पहले सॉरी मैं 12 पिक्सल और 24 पिक्सल बोल गया था, असल में 12 पिक्सल और 16 पिक्सल वाला होता है। 2 तरह के फ़ॉन्ट के, ये स्केल जो इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये 12 पिक्सल वाला स्केल है, ठीक है। एक 16 पिक्सल वाला होता है, वो यहाँ पे बना हुआ नहीं है। सही है, जितने भी ब्राउज़र हैं वो 16 पिक्सल वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है बुक कोई भी नहीं पढ़ रहा शायद। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यार, बुक थोड़ा पढ़ा करें आप लोग, ठीक है। जो भी बातें मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसको अगेन एक एक चीज़ को आप अगेन दोबारा पढ़ा करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ चार्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि अगर जो चीज़ आप पिक्सल में देते हैं वही चीज़ अगर आप परसेंटेज में देना चाहें तो 24 पिक्सल को परसेंटेज में लिखेंगे तो 200 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। या आप अगर EMS में लिखेंगे तो 1.5 करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, ज़रा अज़ान हो रही है, हम तो 2 मिनट के लिए खामोशी कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। अच्छा तो भाइयों, तो हमने ये स्केल के कुछ चार्ट्स वगैरह देख लिए हैं। अब ये इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। 24 पिक्सल लिख कर भी देखिएगा, 200 भी लिख कर देखिएगा, 1.5 EM भी लिख कर देखिएगा, ठीक है, कि ये 24 पिक्सल ये तीनों इक्वल है या नहीं। और मुझे नेक्स्ट क्लास में इस हवाले से अगर कोई भी आपका सवाल हो तो वो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो है वो 16 पिक्सल होता है, लेकिन अगर आप 12 पिक्सल पे लाना चाहें तो आप जैसे इन्होंने यहाँ चार्ट में बताया है उस तरीके से आप ला सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मोर फॉन्ट चॉइसेस। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, एक फ़ॉन्ट फेस करके भी चीज़ मौजूद होती है। अगर आप ऐसे फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं जो आपके मशीन में, जैसे रोबोटो करके एक फ़ॉन्ट है, वो किसी भी मशीन में नहीं होता क्योंकि वो गूगल ने बनाया है। तो गूगल के शायद एंड्रॉयड में शायद होता हो, लेकिन मैक में, विंडोज़ में, इनमें वो नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है आपको गूगल फ़ॉन्ट्स में आप गए और रोबोटो करके वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये देखें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, सबसे फेमस फ़ॉन्ट है इनका, गूगल वालों का ये। अच्छा, तो आपने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपको ये क्या कर देता है, यहाँ पे जो है ना ये रहा सेलेक्ट दिस स्टाइल। तो मैंने ये इन सब पे ना सिलेक्शन सब पे लगा दी मैंने, ये इसके बोल्ड वाले, इटैलिक वाले, सब पे मैंने सिलेक्शन लगा दी कि भाई मुझे ये सारे चाहिए। रोबोटो के जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सब मुझे चाहिए, ठीक है। ये सारे वेरिएंट हो गए मेरे पास। अच्छा, ये सारे वेरिएंट लगाने के बाद अब आप, ये इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई है इधर। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा भी ये चेंज कर दिया, इन्होंने पूरा स्टाइल शीट बना के दे दिया आपको, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट में ये दो लिंक आप देख रहे हैं, इसको ज़रा अगर मैं जूम इन कर दूं तो इन्होंने पूरा स्टाइल शीट बना कर दे दिया। ये दो अलग अलग लिंक्स हैं, ठीक है, जो स्टाइल शीट के लिंक्स हैं। तो ये दोनों स्टाइल शीट जब मैं अपने पास लगाऊंगा, इसको मैंने कॉपी किया, उसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, जाके अपने कोड में इसको लगा देता हूँ। कहाँ गया मेरा कोड, ये रहा। अब मेरे कोड में मैं इसको क्या कर दूँगा, इस वाले अपने स्टाइल से पहले लगाऊंगा ऑफ कोर्स, जब भी तो मुझे अवेलेबल रहेगा ये, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। अब आप देखें, एक लिंक ये रहा, दूसरा लिंक ये रहा, और तीसरा, बल्कि 3 लिंक है इसके अंदर, ठीक है। और चौथा वाला फिर जो है वो मेरा है, स्टाइल है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक पूरी स्टाइल शीट बना कर दे दी है। अब मैं इसको अगर कंट्रोल+ करके देखूँ ना, स्टाइल शीट में लिखा हुआ क्या है, तो आप देखेंगे वही फेस वाला ही लिखा हुआ। यार क्या हो रहा है ये, आप देखें इन्होंने ये टाइप फेस, फॉन्ट फेस यहाँ पे लिखकर मुझे दिया हुआ है, ठीक है। ये इतने सारे फॉन्ट फेस बना दिए इन्होंने। तो जब भी आप कोई ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं जो आपकी मशीन में मौजूद ना हो, तो आप फॉन्ट फेस के ज़रिए उसको क्या करते हैं, अपने पास अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉन्ट फेस के अंदर ये URL बताते हैं आपके, वो फॉन्ट को उठा के लाना कहाँ से, वो आपके फ़ोल्डर में भी हो सकता है, वो कहीं रिमोट URL भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है। और जब आप ये फॉन्ट फेस एक दफ़ा बना लेते हैं, उसके बाद आप इसको H1 पे, H2 पे, H3 पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये, अच्छा डायरेक्ट मैंने फॉन्ट फेस नहीं लिखा, इनका उठाया हुआ स्टाइल शीट पूरा लेकर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा ना कि H1 को क्या कर दो आप, H1 को जो है इसकी फॉन्ट फैमिली को क्या कर दो आप, रोबोटो कर दो, ठीक है। तो अब ये रोबोटो मुझे फॉर श्योर मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं क्या कर चुका हूँ, इसको मैं अपने पास इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं देख लेता हूँ, इसका रोबोटो नाम ऐसे ही है ना। अच्छा, R इन्होंने कैपिटल लिखा है, तो R मैं भी कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये फॉर श्योर ये मुझे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल किया है, अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या स्टिल मुझे इसके साथ कॉमा लगा के सैंस सेरिफ लिखने की ज़रूरत है या नहीं है? कौन इसका जवाब दे सकता है? ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, क्यों है? बिल्कुल सर है, क्यों? जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है ये वाला फॉन्ट। नहीं, मैंने तो ये लिंक लगा दिया ना। वो वर्क नहीं करेगा तो उसके ये आपके पीसी पे डाउनलोड हो गया सर, लेकिन क्लाइंट साइड वहाँ पे नहीं होगा। हाँ, ये एक दोस्त ने सही जवाब दिया है कि किसी भी वजह से अगर ये लिंक काम करना छोड़ गया तो फिर क्या होगा, फिर तो ये फॉन्ट नहीं मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि ये लिंक ज़ाहिर है किसी सर्वर का लिंक है, तो ज़ाहिर है ये सर्वर डाउन भी हो सकता है कभी कुछ सिचुएशंस में, या मिसाल के तौर पे इस लिंक ने कोई ऐसी चीज़ रिटर्न कर दी जो मतलब नहीं हो पाया प्रोसेस, ठीक है, तो उस सूरत में फिर मुझे अभी भी फॉल बैक अगर मैं लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, फॉल बैक लगा दूँ अगर तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर जब जाऊँगा तो ये हेडिंग जो है इसको चेंज होके रोबोटो बन जाना चाहिए, ठीक है, ये फ़ॉन्ट रोबोटो हो गया, ठीक है जी। अच्छा आप नोट करें जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना तो रोबोटो फ़ॉन्ट ना कुछ मिली सेकेंड्स के बाद आता है, उससे पहले जो है ना वो पीसी पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो डाउनलोड होता है, तो वो डाउनलोड होकर कुछ सेकंड्स के बाद आ रहा होता है। वेल तो ये हमने गूगल फ़ॉन्ट से भी फ़ॉन्ट उठा के लगाना सीख लिया। अच्छा ज़ाहिर है ये सिर्फ देख के तो समझ में नहीं आएगा, होता है हमारी मशीन में जस्ट टेम्परेरी होता है। क्या मतलब? फॉन्ट पेज जो है हमारे पास जैसे फॉन्ट नहीं है कोई इस तरह जो फॉन्ट पेज मतलब जो रिमोट सर्वर से हमारे सिस्टम में ये लोकली इंस्टॉल्ड हो जाता है। हाँ लोकली जैसे अभी नहीं, इंस्टॉल नहीं हुआ ये बस डाउनलोड हुआ है, इस वेबसाइट के लिए डाउनलोड हुआ है, ये दूसरी वेबसाइट में अगर लगा होगा उस पर काम नहीं करेगा, टेम्परेरी हुआ है, टेम्प्रोरी हुआ है। अच्छा इसको मैं परमानेंट भी कर सकता हूँ। परमानेंट करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ से आके ना ये डाउनलोड का बटन दबा दूँ, डाउनलोड का बटन दबाने से ना ये मुझे जिप में देखें पूरा फॉन्ट इसने दे दिया है, ठीक है। इस जिप को अगर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखें TTF करके ना फॉन्ट है, ये TTF क्या होता है? फॉन्ट का एक फॉर्मेट होता है। अब इस पर मैं अगर डबल क्लिक करूँगा ना तो ये फॉन्ट मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इंस्टॉलेशन का इसने ये बटन दे दिया, लेकिन मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता अभी, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। तो अगर मैं इस तरह करके मैं डाउनलोड करूं तो मेरे पास इंस्टॉल भी कर सकता हूं मैं। दिस वे इज़ परमानेंट। अगर मैंने इसको अभी इस तरह इंस्टॉल कर दिया तो ये परमानेंटली मेरी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये नहीं करता कि मैं अपने पास इंस्टॉल कर लूँ। असल में मुझे ये देखना है कि जो यूज़र मेरी वेबसाइट ओपन करेगा क्या उसके पास ये फॉन्ट होगा, ठीक है। तो उसके पास अवेलेबल कैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे ऐसा लिंक लगा देते हैं, ठीक है। ये ऐसा हम लिंक लगा देते हैं जिसके ज़रिए वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लीज़ अपने हाथ से भी करके देखिएगा एक दफ़ा। गूगल फॉन्ट सिर्फ रोबोटो नहीं और भी दूसरे फॉन्ट्स मौजूद हैं गूगल पे, उन सबको अप्लाई करके देखिएगा। और उसमें अगर आपका कोई सवाल हो, कहीं पर आपको चीज़ समझ में ना आए, तो नेक्स्ट क्लास में आप वो सवाल प्लीज़ पूछिएगा। अच्छा सर मेरा एक सवाल ये है जी कि अगर हमने अपनी वेबसाइट पे अगर 2 फ़ॉन्ट लगाएं, तो उसमें अगर हम किसी दूसरे ब्राउज़र पे हमारी वेबसाइट खुलती है, मतलब गूगल के अलावा मोज़िला पे या किसी और पे, तो अगर वहाँ नहीं चलती, मतलब हमारा फ़ॉन्ट नहीं चलता, तो वो अपना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लाएगा या हमारा दूसरा फ़ॉन्ट लाएगा? आपकी देखें फ़ॉन्ट असल में ब्राउज़र में इंस्टॉल नहीं होते, वो आपकी मशीन में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कोई भी फ़ॉन्ट, जैसे ये चंक 5 रेगुलर के नाम से एक फ़ॉन्ट लगा हुआ है, अगर ये उस मशीन में जिसमें भी वेबसाइट खुली है उसमें अगर ये फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है तो इसके बाद अगला वाला फ़ॉन्ट ये ढूंढेगा, वो भी नहीं मिला तो लास्ट में देखें सैरिफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस मशीन के अंदर सैरिफ वाला कोई भी फ़ॉन्ट अगर है तो वो लेकर आ जाए, सही है। मिसाल के तौर पर मेरी मशीन में मैं देखता हूँ कि सैरिफ के कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। मैंने एरियल ओपन किया, अब ये सैरिफ का तो नहीं है ये वाला, अभी सैरिफ कहीं ना कहीं आएगा। अच्छा ये डायरेक्ट उसका वो नहीं शो कर रहा मुझे, ओके एक मिनट, इसको मैं ऐसे ही कोई सेटिंग करता हूँ कि डायरेक्ट मुझे ना ये दिखे कि फ़ॉन्ट कौन सा वाला है। अच्छा इसमें वो उस तरीके से नहीं हो रहा कि मैं फ़ॉन्ट पे हाथ रखूँ तो वो, अच्छा ये मेरे पास एक विंडो खुल गई है, इसमें शायद मुझे दिखे, हाँ ये देखें। अब मैं इसको चेंज करता जाऊँगा ना, जैसे यार ये क्या बनाया है इसने, अच्छा मुझे माउस से ही क्लिक करना पड़ेगा। अब ये देखें फ़ॉन्ट पे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये सैरिफ है या नहीं है। क्या ये वाला फ़ॉन्ट सैरिफ है? थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। क्या ये फ़ॉन्ट सैरिफ है? जी सर। क्योंकि इसके चोंच निकले हुए हैं तो आप ये बता सकते हैं कि जी ये सैरिफ फ़ॉन्ट है। तो अब ये एक फ़ॉन्ट सैरिफ का मुझे मिल चुका है, तो इसी तरह ये ऊपर से देखेगा, जो भी इसको पहला फ़ॉन्ट मिलेगा ना सैरिफ का वो ये लगा देगा, ठीक है। ये भी सैरिफ है, देखें इसकी भी चोंचें निकली हुई, ये भी सैरिफ है, ठीक है। लेकिन मोर लाइकली ये मोनो स्पेस तो नहीं है क्योंकि कैरेक्टर्स के अलग अलग हैं। जैसे आई को आप देखें और एल को देखें, इसका स्पेस बहुत कम है, के का स्पेस, तो मोनो स्पेस तो ये नहीं है, ये सैरिफ ही है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं जी, ये आई थिंक मोनो स्पेस है क्योंकि इसमें स्पेस बिल्कुल इक्वल आ रहा है सब में। एरियल जो है ऑन अदर हैंड ये सैंस सैरिफ है, ठीक है। एरियल ब्लैक ये भी सैंस सैरिफ है, इसमें चोंच नहीं है, सैंस का मतलब है नो चोंच,
ठीक है जी। अच्छा, ये काइंड ऑफ शायद डेकोरेटिव फॉन्ट है, जो फैंटेसी करके उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई थी, या कर्सिव में ये शायद लाई कर रहा होगा। अच्छा, बाय द वे ये डिफ़ाइन कौन करता है कि भाई ये अभी देखने में तो ये जो भी है, लेकिन ये है एक्चुअली क्या? वो जो इसका राइटर है ना फॉन्ट का, जो उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा टाइपोग्राफर बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो टाइपोग्राफर जो है, ठीक है, जो जिसने ये बनाया है टाइपोग्राफी, वो बताएगा कि ये फ़ॉन्ट मेरा कर्सिव है, या मतलब वो क्या अपना वो डेफिनेशन देगा कि यार ये जो मैंने बनाया है ये कर्सिव बनाया है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो खैर, तो मेरी मशीन में जो फ़ॉन्ट इंस्टॉल थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें कौन सा सैरिफ है, कौन सा वो है, क्या है, जो भी ना। तो इनमें से जो रैंडमली वो कोई उठा के लेकर आ जाएगा। लेकिन अगेन हम कभी भी ये नहीं चाहते कि वो रैंडमली उठा के लाए, हम हमेशा चाहते हैं कि फ़िक्स फ़ॉन्ट हमें पता हो कि कौन सा आ रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास बुक कहाँ गई? बुक को इधर कर देते हैं, फिर उसके बाद कोड को कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, तो बुक में हम आगे चलते हैं। तो ये वाला तरीका हमने करके देख लिया। अच्छा सर, इसमें इसने @ करके फ़ॉन्ट फेस लिखा है और हमने वो लिंक करके लिखा है। नहीं, असल में हमने @ करके लिखा हुआ, हमने भी @ करके ही है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, मैं उस तरीके से करके दिखा देता हूँ। मैंने ये क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, ये मैं उठा के, ये इसने असल में चालाकी ये की है, पूरी फाइल बना के दे दी है। तो मैं इस फाइल में से ये कॉपी करके उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट कि वो वाकई वही है। ये मैंने लिंक हटा दिया अब इनका, ये वाला इनका लिंक जो था ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना यहाँ पे फेस बना लेता हूँ। ये मैंने अपना फेस बना दिया, ठीक है। मैंने कहा फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस का मतलब ये होता है कि मैं नया फ़ॉन्ट एक ईजाद कर रहा हूँ अभी CSS के अंदर। मैंने उसका नाम रखा रोबोटो। अब ये रोबोटो जो मैंने नाम रखा है ना, अब ये रोबोटो बन चुका है। अब जहाँ पे भी रोबोटो लिखूँगा तो मुझे ये फ़ॉन्ट मिल रहा होगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। इटैलिक हो गया, फ़ॉन्ट वेट हो गया, फ़ॉन्ट डिस्प्ले हो गया, स्वाप, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मतलब इतनी ज़्यादा मतलब रेलेवेंट नहीं है अभी इस वक्त। अभी इस वक्त रेलेवेंट ये है कि फ़ॉन्ट फेस कोई चीज़ होती है, ये हमें पता हो, ठीक है। तो अब ये ज़ाहिर है एडवांस किस्म की चीज़ें हैं, जब आप उस लेवल का काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सीखते चले जाएंगे आप। तो अभी आप जस्ट ये नोट करें कि फ़ॉन्ट फेस से क्या होता है, एक नया फ़ॉन्ट बन जाता है CSS के अंदर। उसका मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं, ठीक है। गूगल ने तो रोबोटो रखा है ना, मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख दूँ, ठीक है। मैं मलिक रख दूँगा तो वो भी हो जाएगा ये, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट उसका क्या है, 100 है। अच्छा, अब इन्होंने देखें क्या किया हुआ था, अलग अलग बहुत सारे ना, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये अलग अलग बहुत सारे इन्होंने किए हुए थे। रोबोटो पे अगर आप वेट 100 रखेंगे तो ये लगेगा। रोबोटो के ऊपर अगर आप कहेंगे ना, अच्छा 100 वाले इतने सारे हैं ना, अभी ये और ज़्यादा वेट वाले भी होंगे। देखो 300 वेट वाले भी हैं। अब रोबोटो पे अगर मैं 300 वेट लगाऊंगा तो फिर ये वाला मिलेगा, जो भी फ़ॉन्ट यहाँ से आ रहा है ना वो मिलेगा मुझे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना मुख्तलिफ वो भी हैं, WOFF के नाम से एक है इसमें टाइप, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं। अभी ये टाइप्स को भी हम देखते हैं, अगले पेज पे यही डिस्कस हुआ हुआ है कि जो टाइप्स अलग अलग है ना फ़ॉन्ट के, जो एक्सटेंशन हैं, जैसे हमने जो डाउनलोड किया था वो TTF में हुआ था, बट यहाँ पे WOFF2 करके एक चीज़ है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इससे क्या होता है? तो इसने बहुत सारे अलग अलग लगाए हुए हैं, तो वो सब रजिस्टर हो गया था रोबोटो के ही नेम के अंडर पे। 500 वेट वाला भी, वो वाला भी। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक है। इटैलिक के अलावा इसमें नॉर्मल भी होगा, रेगुलर जिसको बोलते हैं। रेगुलर भी ढूंढूंगा तो रेगुलर भी मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो नॉर्मल करके आ गया, नॉर्मल भी है इसके अंदर, इटैलिक भी है, सब कुछ है। तो अगर मैं जब तक इटैलिक नहीं लगाता ना, फिर ये नॉर्मल को ले रहा होगा, ठीक है। जब मैं इटैलिक लगा दूंगा कि भाई रोबोटो लगाओ और इटैलिक करो इसको, तो फिर वो इटैलिक वाला पकड़ना शुरू हो जाएगा। तो गूगल ने असल में काफ़ी एडवांस तरीके से ये फ़ॉन्ट को यहाँ पे ना असेंबल किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम उतना एडवांस हम जाना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं हम थोड़ा बेसिक पे ही रहें। तो अब आप देखें क्या किया इसने, SRC के अंदर क्या चाहिए मुझे, वो फ़ॉन्ट की वो एक्चुअल फाइल चाहिए। याद है जैसे इमेजेस लगाते हुए हम SRC के अंदर वो इमेज का पूरा पाथ उसको प्रोवाइड करते थे, तो इस तरह फ़ॉन्ट का देखें ये पूरा पाथ मैंने प्रोवाइड किया। अच्छा, ये पाथ जो है वो अभी तो इस वक्त एक रिमोट URL है, लेकिन ये पाथ लोकल भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मेरे फोल्डर के अंदर मौजूद हो और मैं उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे लगाऊँ कि ./ और फॉन्ट्स और स्लैश और फिर फॉन्ट का नाम .ttf, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी इसमें रिमोट URL दिया हुआ है। अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। होपफुली चल रहा होगा। अच्छा, लेकिन चल तो रहा होगा, लेकिन वेट इसका 100 होगा। 100 वेट का मतलब ये वेट होता है बोल्डनेस का जो पैरामीटर होता है। 100 का मतलब है कि काफ़ी पतला सा वो दिख रहा होगा हमें। तो देखते हैं कि वाकई पतला सा दिखता है या नहीं।
अच्छा ये तो कुछ मेरे ख्याल है कुछ गड़बड़ हो गई है, वो मिल ही नहीं रहा, फ़ॉन्ट मिलना ही बंद हो गया इसको, फ़ॉन्ट मिलना बंद हो गया उसको आई थिंक। वेल हम एक काम करते हैं, हम लोकल वाला लगा के देख लेते हैं। ये रिमोट, असल में रिमोट में ना 2-3 तरह के इशू और भी आ रहे होते हैं, वो क्रॉस ऑरिजिन के भी इशू आ रहे होते हैं, तो मे बी वो वाला इशू आ रहा हो क्योंकि हमने गूगल की जो फ़ाइल जो गूगल ने दी थी हमें उसको टेम्पर करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो इस वजह से काम नहीं कर रहा। लेकिन हमने अभी अभी डाउनलोड जो किया था ना, उनमें से कोई एक लगा के देख लेते हैं। जैसे ये रोबोटो लाइट करके ये आ रहा है मेरे पास TTF, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी नहीं बल्कि ये ड्रैग करके जाएगा, कॉपी करके नहीं जाएगा ये इसको मैंने क्या किया और इसको लाके ना मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अच्छा इसमें डायरेक्ट पेस्ट नहीं करूँगा मैं, एक फॉन्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मैं और फॉन्ट्स के अंदर ले जाके इसको पेस्ट करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये बुक वाले, इसको उड़ा देता हूँ मैं पूरा, बुक वाले तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। बुक में जो इन्होंने तरीका बताया है ये फ़ॉन्ट फेस करके, ये तरीका हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें बुक में इन्होंने ना ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं लगाई हुई, सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली और SRC बस ये 2 चीज़ें लगाई हैं और इधर ही मतलब ख़त्म किया। ज़ाहिर अब गूगल तो एडवांस लेवल पे चीज़ें कर रहा है, तो मैं रोबोटो के नाम से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और URL इसका मैं क्या दे रहा हूँ, /, और जो भी मेरे फ़ॉन्ट का नाम है मैं वो दूँगा robotolite.ttf, ठीक है। ये मैंने दे दिया यहाँ पर। अब देखते हैं ये अब चलता है या नहीं चलता। चल गया, सही है, जो बुक में तरीका बताया था उससे हमने ये चला के देख लिया। तो रोबोटो लाइट करके जो फ़ॉन्ट था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो हमने ऐसे करके भी देख लिया। अच्छा ये ज़रा एक दफ़ा ये फॉन्ट फेस और फॉन्ट फैमिली में डिफरेंस बता दीजिएगा। जी बता देता हूँ मैं। देखें फ़ॉन्ट फैमिली जो होता है उसमें फ़ॉन्ट का नाम लिखना होता है, ठीक है। कोई भी अवेलेबल नाम आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये फ़ॉन्ट फैमिली है तो सिर्फ नाम नहीं लिखते आप, शुरू में 2, 3, 4 नाम लिखते हैं, लेकिन लास्ट में आप फैमिली भी बता देते हैं कि भाई फैमिली कौन सी है इस फ़ॉन्ट की, ताकि अगर वो फ़ॉन्ट ना मिले तो उसकी फैमिली बता दें। फ़ॉन्ट फेस ऑन अदर हैंड ये फ़ॉन्ट को यानी CSS के स्कोप के अंदर या इस मशीन के अंदर जो फ़ॉन्ट पहले से मौजूद नहीं है उस फ़ॉन्ट को क्रिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिर्फ ये इतनी लाइन लिख दूं जो इस वक्त सेलेक्टेड है आपकी स्क्रीन पे, अगर मैं सिर्फ इतनी बात अगर लिख दूं तो इससे ये फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ क्रिएट होके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। बस अप्लाई करने के लिए मुझे यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। इससे जस्ट मैं इस फ़ॉन्ट को अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने CSS के स्कोप में, इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ इससे, और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या मैंने एरियल को अप्लाई करने के लिए ये वाला तरीका क्यों नहीं किया, क्योंकि एरियल तो पहले से मौजूद है, मेरी मशीन में इंस्टॉल भी है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एरियल को। ऑन अदर हैंड रोबोटो को मुझे क्रिएट करने की अपने CSS के स्कोप में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रोबोटो मेरी मशीन में इंस्टॉल पहले से नहीं है, ठीक है। ये मुझे मैंने अलग से फ़ोल्डर का बताया कि इस फोल्डर में ये पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा के लाओ और इसको रोबोटो के नाम से रजिस्टर कर दो, ठीक है। जस्ट इतना कोड जो सेलेक्टेड है अभी आपकी स्क्रीन पे, इतना जो कोड है इसको लिखने से ये फ़ॉन्ट जस्ट क्रिएट हो जाएगा, ये कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए मुझे ये काम करना है, ठीक है जी। अच्छा यानी फॉन्ट फेस जो है वो एक तरह से कह सकते हैं मेरे ख्याल में कि कस्टम फॉन्ट्स के लिए हो गया। कस्टम फ़ॉन्ट, बिल्कुल सही आपने वर्ड यूज़ किया, कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं ये। अच्छा अब हम चलते हैं आगे। फ़ॉन्ट सर मेरा एक सवाल ये है जी जी कि अगर हमें एक ही पेज पे मतलब एक ही फॉन्ट रखना है तो हम उसे बॉडी के टेक के अंदर ही मतलब फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लगा लें? यूनिवर्सल सेलेक्टर पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, सही है। ओके सर। अच्छा फिर उसके बाद ये फ़ॉन्ट, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मिस कर दी हमने। देखें फ़ॉन्ट के ना अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। एक EOT करके है, एक WOFF है। अभी जो हमने लगाया वो TTF था, ठीक है। अभी जो हमने लगाया उसमें आप देखें TTF लिखा हुआ है, ये रहा TTF है, ठीक है। यहाँ भी TTF लिखा हुआ है। तो ये जैसे अभी ऑडियो के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं ना, या वीडियो के अलग अलग होते हैं। भाई वीडियो MP4 भी वीडियो है और MKV भी वीडियो है, ठीक है। और भी पता नहीं कौन कौन से आजकल आए हुए नए। तो ये इस तरह फ़ॉन्ट में भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। कुछ थोड़े पुराने हैं, कुछ थोड़े नए हैं। तो अब आप देखें मुख्तलिफ ब्राउज़र में ना इसकी सपोर्ट बताया हुआ है इन्होंने कि भाई TTF जो है वो कौन कौन से ब्राउज़र में सपोर्टेड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 से लेके 8 तक अगर किसी के पास है तो उसमें TTF काम नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने क्या किया हुआ है, मल्टीपल सोर्सेज बताए हुए हैं कि एक ही फॉन्ट के ना मुख्तलिफ फॉर्मेट में आपको लगाना पड़ता है सम टाइम। जब आपको ज़्यादा ब्राउज़र को सपोर्ट देनी होती है तो आप एक ही फाइल को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट के फॉर्मेट ना कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ऑनलाइन कन्वर्टर होते हैं कि वो आपके ना EOT को कन्वर्ट कर देते हैं TTF में, ठीक है, या WAFF को कन्वर्ट कर देते हैं EOT में। ऑनलाइन कन्वर्टर होते हैं, उससे भी हो जाता है। और सम टाइम जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, जहाँ से आप परचेज़ करते हैं फ़ॉन्ट, या जहाँ से आप जैसे गूगल फ़ॉन्ट में फ्री में डाउनलोड करते हैं, तो सम टाइम वो लोग भी मुख्तलिफ फॉर्मेट आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। एक ही फ़ॉन्ट के 3, 4, 5 फॉर्मेट आपको वो देते हैं, तो जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो आप लगा लेते हैं। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ लंबी सी मजमून लिखा है, इसको प्लीज़ पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो मेन जो है वो 4 तरह के फॉर्मेट हैं जो यहाँ साइड में जिक्र हुए हैं। अच्छा, फॉन्ट का मगर आई वेट, थिंक TTF ज़्यादा यूज होता है ओल्ड ब्राउजर पे और न्यू पे। TTF 2 टाइप फॉन्ट ज़्यादा यूज होते हैं। हाँ, TTF की सपोर्ट ज़्यादा है तो जाहिर है ये ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है फॉन्ट वेट, कि फॉन्ट वेट को आप बोल्ड बोल दें उसको, सही है, नॉर्मल बोल दें, या बोल्ड से भी ज़्यादा अगर बोल्ड करना तो ब्लैक बोल दें आप उसको, ठीक है। फॉन्ट वेट नंबर में भी दे सकता हूँ मैं, जो कि 100 से लेके 1000 तक जा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा 100 और 1500 ये पॉइंट्स है क्या, पिक्सल है, क्या चीज़ है, यूनिट क्या है इनका? ये पॉइंट्स नहीं है, ये मैं आपको गूगल फॉन्ट पे जाके दिखाता हूँ कि ये क्या इन्होंने किया हुआ है। ये मैं गूगल फॉन्ट पे आ गया। अब आप देखें ये थिन है, इसका 100 इसका इन्होंने रखा हुआ है, ये थिन है, इसका जो वेट है वो 100 है, ठीक है। ये पिक्सल नहीं है, ये 100 इसका वेट है ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब ये जो है 300 इसका वेट है, तो ये थोड़ा मोटा है उससे। उसके अलावा ये 400 इसका वेट है, ये थोड़ा और मोटा है, ठीक है। उसके अलावा 600, अच्छा इसमें है ही नहीं, 700 है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 700 को ना बोल्ड में काउंट, अगर आप बोल्ड लिखेंगे तो ये 7 असल में 600 के ऊपर वाले बोल्ड होते हैं, ठीक है। और आपके देखें 500 तक मीडियम है, उसके बाद रेगुलर है, तो रेगुलर लिखेंगे तो भी ये हो जाएगा, 400 लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे किसने बताया, ये मुझे इस फॉन्ट बनाने वाले ने बताया, गूगल ने मुझे बताया, ठीक है। जो भी फॉन्ट का बनाने वाला होगा वो बताएगा कि मेरे पास कौन कौन से वेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, हम आमतौर पे वेट नहीं लिख रहे होते, वो इसलिए नहीं लिख रहे होते कि हमें पता नहीं होता कि फ़ॉन्ट में वेट हैं कौन कौन से। हम आमतौर पे उसको बोलते हैं रेगुलर। तो हम आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर बोलने का मतलब ही होता है, देखें रेगुलर में इसके पास इन्होंने रेगुलर 400 को बोला हुआ है। तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि रेगुलर इसका 400 है या 450 है, तो वो रेगुलर लिख देगा तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो नाम भी है, वेट का नंबर भी है, दोनों है। अगर आपको नंबर पता है तो आप नंबर लिखें, अदरवाइज़ नाम लिखना ज़्यादा सूटेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, तो आपने जस्ट ये लिखना है कि भाई मेरा जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट वेट आप कर दो बोल्ड, तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मेरा ख्याल है चला के देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट स्टाइल आपको बोलोगे इटैलिक कर दो, नॉर्मल कर दो, ऑब्लिक कर दो, ये 3 तरह के फॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं, ठीक है। इसने देखो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक करके बताया हुआ है, यहाँ पे ये इटैलिक इस जगह पे हो गया है, ठीक है। ये भी चला के देखने वाली चीज़ नहीं है कोई। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, किसी भी चीज़ पे आप बोलेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस है, कैपिटलाइज केस है। कैपिटलाइज क्या होता है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। जैसे कि अगर इस वाले को आप देखें तो ये कैपिटलाइज है, ठीक है, इसमें पहला कैरेक्टर बड़ा है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आप देखें बड़ा है। यार ये किसी का ना माइक प्रॉब्लम कर रहा है, कौन, ओ नो, किसी का ना किसी ने भी माइक ओपन किया था, उनके माइक में प्रॉब्लम है यस वो। सर। जी हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, हेलो बोलें। जी सर, एक्चुअली मैंने जो है ना लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि CSS से जैसे लिंक करना है ना यहाँ हाँ CSS में, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? जी जी, प्लीज़ एक शेयर करें। शो हो रही है? एक मिनट,
नहीं अभी तक तो शो नहीं हो रही। अच्छा मैं आप, मोबाइल से शेयर कर देती हूँ। हाँ चले मोबाइल से देखो। आप शायद मोबाइल और पीसी दोनों से कनेक्टेड हैं, इसी वजह से आपका माइक जो है ना वो सीटियाँ मार रहा था। तो आप एक बंद कर दें, मोबाइल या लैपटॉप दोनों में से ना एक से कनेक्ट हो जाए आप। आप कंटिन्यू करें, मैं लास्ट में शेयर करती हूँ। ओके। अच्छा जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके आप अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज कर सकते हैं। इन्होंने ये तीनों लिखा हुआ है कि तीनों क्या चीज़ होती हैं। इसको भी चला के देखने की ज़रूरत शायद हमें नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक। अंडरलाइन और स्ट्राइक भी कोई मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अंडरलाइन ये होता है कि जैसे ये देखें इन्होंने करके बताया हुआ है, किसी भी चीज़ के नीचे एक लाइन लगी हुई आ जाए उसको अंडरलाइन कहते हैं। तो ये 3-4 तरह के टेक्स्ट डेकोरेशन अवेलेबल है, इन तीनों चारों को लगा कर देखिएगा, बहुत ईजी है, चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो 3 तरह की स्पेसिंग थी ना, लाइन हाइट। अभी लाइन हाइट को इन्होंने यहाँ पे वो भी बताया हुआ है देकर कि लाइन हाइट किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, लाइन हाइट बढ़ाने से दो लाइनों का आपस में जो फासला है वो बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा लाइन हाइट 1.4 EM। ठीक है, इन्होंने EM करके दिया है कि जो भी फॉन्ट है उसमें M का जो साइज़ है उससे रिलेटिव दिया है, लेकिन ये पिक्सल में भी दे सकता हूँ मैं, परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, कि 2 लेटर्स के दरमियान या 2 वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, यहाँ पे भी इन्होंने करके बता दिया कि देखें ये वर्ड स्पेसिंग यहाँ आ गई, लेटर स्पेसिंग यहाँ पर आ गई। ये कोड है, इसको चलाएंगे सीधा सीधा ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन है। कोई भी कंटेनर, बड़ा कंटेनर जो है उसके अंदर छोटा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आप टेक्स्ट अलाइन लगा सकते हैं कंटेनर पे, कि इस कंटेनर में जो टेक्स्ट है वो किधर चला जाए, वो राइट पे चला जाए या लेफ़्ट पे चला जाए, वो कहाँ चला जाए। ठीक है, जैसे इन्होंने आप देखें एक आपका पैराग्राफ था जिस पे इन्होंने क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन को लगा दिया राइट पे, तो ये देखें राइट पे चला गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा ये टेक्स्ट अलाइन लगाते हुए कि आपका जो कंटेनर है, ठीक है, जिस पे आप टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, वो कंटेनर बिग इनफ होना चाहिए कि उसमें टेक्स्ट लेफ़्ट और राइट हो सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका जो कंटेनर है वो आपके कंटेंट के ऊपर टाइट है और आप टेक्स्ट अलाइन उसमें ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, ज़ाहिर है वो कंटेंट टाइट है अपने एलिमेंट पे, तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा, ये इस केस में हमारे पास जो लगा हुआ है वो पैराग्राफ का एक एलिमेंट लगा हुआ है। तो पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर पूरा ये आखिर तक पैराग्राफ होता है, नहीं ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन ले लेता है, तो इस वजह से पूरी विड्थ उसके पास अवेलेबल है, तो वो पूरा राइट पे जाके मूव हो गया। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये स्पैन होता है, स्पैन जो है वो ज़ाहिर है जितना उसमें कंटेंट होता है वो उतना ही अपना साइज़ बढ़ाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाता। तो फिर उस सूरत में आप लेफ़्ट राइट इस पर भले लगाते रहें लेकिन वो असर नहीं करेगा इस पर। अच्छा, फिर अगेन वर्टिकल अलाइनमेंट की बात है कि कोई भी टेक्स्ट अपने कंटेनर के अंदर वर्टिकली, क्या वो नीचे चला जाए, क्या वो ऊपर चला जाए, या वो दरमियान में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें बेस लाइन करके एक चीज़ इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो अब बेस लाइन, आप ये टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ चुके हैं बेस लाइन क्या होती है। तो 3 तरह की इसमें प्रॉपर्टी है, सॉरी 3 नहीं है, बहुत सारी है, ये इतनी सारी है। तो वर्टिकल जो है वो कहाँ चला जाए, अगेन वर्टिकल अलाइनमेंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो कंटेनर है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपका टेक्स्ट ऊपर या नीचे उसमें मूव कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका जो कंटेनर है वो टाइट है अपने कंटेंट पे और आप उसको ऊपर नीचे कराने की कोशिश करें, जाहिर है वो कहाँ से होगा, वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है जिसको मैंने हाइट दी हुई है 400 पिक्सल। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो जाहिर है वो 400 पिक्सल में हेलो वर्ल्ड ऊपर नीचे हो पाएगा। ठीक है, अगर उसकी हाइट
फिक्स है, मतलब उसकी हाइट जो है वो अपने कंटेंट के ऊपर टाइट है, तो जाहिर है वो फिर मूव नहीं कर पाएगा। इसकी मैं छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कर दूँ मैं। जैसे ये स्पैन है मेरे पास, पैरा के नाम से एक स्पैन है, ऐसे ही मैं एक स्पैन और बना लेता हूँ। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, सही है, और इस पर मैं क्या लगा देता हूँ, एक क्लास लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई क्या कर दो तुम, राइट, ठीक है, राइट करके मैंने एक क्लास लगा दी। अब इस क्लास पे मैं क्या करता हूँ, डॉट राइट, और मैं कह देता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। तो असूलन क्या हो जाना चाहिए, ये टेक्स्ट पूरा जो है वो स्क्रीन के राइट पे चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगा। देखते हैं ब्राउज़र पे जाके कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। ये आपका आ गया हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ। अब इसको असूलन तो चले जाना चाहिए था स्क्रीन के राइट पे, लेकिन ये क्या हुआ, ये नहीं गया। अब इसको ज़रा हम इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखें, ये वाला बटन मैंने पकड़ा, इस पेन पे ले जाके क्लिक किया। अब जब इस पेन पे मैं हाथ रखता हूँ ना, तो आप देखें इस पेन का तो साइज़ है ही छोटा, मतलब इस पेन जो कंटेनर है वो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसमें टेक्स्ट राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे हो सके, ठीक है। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर मैं इसी स्पैन को क्या दे दूँ, विड्थ अगर असाइन कर दूँ कुछ ना कुछ, मैंने कहा 200 तो नहीं, 200 कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ 200 से 500 पिक्सल। अच्छा, चूँकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो इसकी मैं विड्थ बढ़ा भी नहीं सकता, ठीक है। उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक करके, ठीक है। मैंने उसको बोला कि इसको मैंने बोला क्या, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मुझे इसका क्योंकि इनलाइन जो होते हैं उसकी विड्थ भी चेंज नहीं होती, तो मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। इसकी विड्थ 500 पिक्सल थी, मैंने इसको थोड़ा कम किया और अच्छा, अब अगर आप नोट करें, मैं स्पैन के ऊपर अगर हाथ रखता हूँ तो स्पैन की जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है। मैं इसको थोड़ा विड्थ को कम कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखें इसकी विड्थ अभी भी 200 पिक्सल जैसे हुई है, तो थोड़ी छोटी है, लेकिन इतनी बड़ी है कि उसके अंदर टेक्स्ट राइट और लेफ़्ट मूव हो सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी है कि टेक्स्ट जो है वो राइट और लेफ़्ट मूव हो सकता है। तो अब अगर मैं इसको बोलूँगा ना कि भाई अलाइन हो जाओ राइट या अलाइन हो जाओ लेफ़्ट, तो ये देखिए लेफ़्ट पे चला गया, और राइट बोलूँगा तो राइट पे चला गया, ठीक है। अगर मैं इसकी ये विड्थ हटा दूँ, सही है, तो अब ये स्पैन इतना बड़ा नहीं है कि इसके अंदर ये टेक्स्ट राइट लेफ़्ट हो सके। तो जाहिर है अब इसको मैं राइट बोलूँ लेफ़्ट बोलूँ, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी होपफुली। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक अदद है पैराग्राफ P, सही है, और इसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको मैंने क्या दे दी, क्लास मैंने दे दिया राइट, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको भी राइट पे मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं करता है या नहीं करता। ये पहले ही राइट पे मूव कर गया, ठीक है, इसको मुझे विड्थ देनी नहीं पड़ी, पहले ही राइट पे मूव कर गया। उसका रीज़न ये है कि इसकी विड्थ जो थी वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी कि वो राइट लेफ़्ट मूव हो सकता था, ठीक है। जाके ज़रा हम देखते हैं, पैराग्राफ पे हाथ रखा, पैराग्राफ पे मैंने जैसे ही हाथ रखा तो मुझे ये पता चला कि पैराग्राफ पूरा जो भी विड्थ अवेलेबल थी स्क्रीन की पूरी लेके बैठा हुआ था। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है वो फिर मूव हो गया वहाँ पर, क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता, तो मतलब वो पूरी लाइन कैप्चर की हुई होती है उसने, तो पूरी लाइन इसने कैप्चर की हुई है। अब इसमें मैं राइट लिखा है मैंने, इसमें सेंटर भी होता है, सेंटर करूँगा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर लेकिन उसी सूरत में होगा अपने कंटेनर के अंदर सेंटर होगा, ये स्क्रीन पे नहीं होगा। ये जो भी कंटेनर था इसका, देखें आप कितना बड़ा कंटेनर था, उसमें सेंटर हो गया ये, ठीक है जी। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं अलग होता है वो, यार अपना वो माइक ओपन करके पूछ लें, क्योंकि वो टेक्स्ट को रीड करने में ना टाइम लगता है। जो चैट में आप मुझे टेक्स्ट भेज रहे हैं ना, उसको अगर ये कंटेनर को ही मूव करना हो तो उसके लिए आई थिंक पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अभी टेक्स्ट अलाइन हमने पढ़ा है, पूरे कंटेनर को मूव करना, अभी हम वो लेआउट पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल अलाइन भी बिल्कुल इसी तरह है कि भाई हाइट इतनी होनी चाहिए कि टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव हो सके। तो इसको भी चला कर देखिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। अच्छा, उसके अलावा इंडेंट टेक्स्ट इंडेंट करके क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को यानी जहाँ से वो स्टार्ट होता है उससे आगे या पीछे कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे देखें क्रेडिट जहाँ पे लिखा हुआ था इसने कहा टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जहाँ से इस टेक्स्ट को स्टार्ट होना था वहाँ से 20 पिक्सल आगे होकर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल की वजह से, ठीक है। तो ये भी कोई मेरे ख्याल है ऐसी चला के देखने वाली चीज़ तो नहीं है। अच्छा, ड्रॉप शैडो करके एक चीज़ है, ड्रॉप शैडो का मैं बता देता हूँ ये चल कैसे रहे, ठीक है, चला कर आप इसको खुद ही देखिएगा। अच्छा ड्रॉप शैडो के अंदर ना 4 चीज़ है। वही क्या हुआ, अच्छा इसमें ज़्यादा इसने डिटेल या मेरे ख्याल है टेक्स्ट शैडो ना आगे चल के भी एक जगह पे और डिस्कस हुआ हुआ है, वहाँ पे वो 4 हेडिंग है पूरी कि भाई ये जो टेक्स्ट शैडो के ऊपर ये 4 वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली है क्या क्या, ठीक है। लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, इसने कहा टेक्स्ट शैडो कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर शैडो आ जाए उसका, यानी पीछे उसका वो आ जाए, जब जैसे साया जिसको बोलते हैं हम लोग ना, सूरज से जब रोशनी पड़ती है तो आपका एक शैडो बनता है ज़मीन पे, तो उस तरह का शैडो ये चाहता है टेक्स्ट का आ जाए। तो आपने क्या लिखा, टेक्स्ट शैडो। उसके बाद आपने लिखा कि जो शैडो बने वो उस टेक्स्ट से कितना दूर हो, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली कितना दूर या कितना करीब हो। तो मैं अगर इसको माइनस में दूंगा तो वो क्या होगा, टेक्स्ट से पहले हो जाएगा, और पॉजिटिव दूंगा तो टेक्स्ट से आगे हो जाएगा। तो 1 पिक्सल का मतलब है कि थोड़ा राइट हो जाए, जहाँ पे वो टेक्स्ट मौजूद है शैडो उससे थोड़ा, क्योंकि अगर बिल्कुल उसके पीछे बनेगा ना शैडो तो फिर तो दिखेगा ही नहीं ना, बिल्कुल उसके पीछे बनेगा तो फिर तो छुप जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो 1 पिक्सल थोड़ा राइट हो जाइए, ठीक है। नेगेटिव देता है अगर तो 1 पिक्सल लेफ्ट हो जाता है ये, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर या नीचे जो शैडो है वो टेक्स्ट जहाँ पे मौजूद है उससे ऊपर बने या उससे नीचे बने। तो पॉजिटिव का मतलब है कि नीचे बने थोड़ा, ठीक है। नेगेटिव दूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा अब ये 0 पिक्सल जो है ना, ये मेरे जहन से निकल गया कि ये स्प्रेड है आई थिंक, ठीक है, कि वो कितना स्प्रेड हो। मतलब स्प्रेड का मतलब ये है कि वो शैडो क्या सॉलिड शैडो बने या थोड़ा फैला हुआ शैडो बने, ठीक है, थोड़ा ब्लर हुआ हुआ बने। तो अमाउंट ऑफ ब्लर है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने किसी एक जगह पे ना हेडिंग डाल के बताया हुआ भी है कि वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं। ओके, यहाँ ये बताया हुआ तो है। अच्छा, फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स हाउ फार टू द लेफ्ट और राइट, सेकंड शोज इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ बॉटम, कि उस टेक्स्ट से ऊपर या नीचे कितना हो। थर्ड वैल्यू इज ऑप्शनल बाय द वे, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ ब्लर दैट शुड बी अप्लाइड टू द ड्रॉप शैडो, कि वो अमाउंट ऑफ ब्लर, कि वो शैडो शार्प बने या थोड़ा ब्लर हुआ हुआ शैडो बने, ठीक है। फोर्थ वैल्यू इज़ द कलर ऑफ ड्रॉप शैडो, ठीक है। फोर्थ वैल्यू जो है वो कलर है कि शैडो किस कलर में बने, ठीक है। आमतौर पे यहाँ पे इन्होंने ना ग्रे और ब्लैक कलर को ही चूज़ किया हुआ है, वाइट को, ग्रे को और ब्लैक को, 3 तरह के कलर को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसमें कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। कलर नेम हम यूज़ कर सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल यूज़ होगा, नेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लगा भी लेते हैं, जो मेरा H1 है इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई टेक्स्ट शैडो, मैंने कहा 1 पिक्सल, ठीक है, और 3 पिक्सल मैंने कहा भाई स्प्रेड हो जाओ। उसके बाद मैंने कहा कि लाइट कॉरल, ये मैंने नाम लिख दिया इसका। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दिख गया मुझे ये, ठीक है। तो मैं नाम भी लिख सकता हूँ कलर का। अब अमाउंट ऑफ ब्लर को मैं जितना बढ़ाता जाऊँगा, यानी 3 से मैंने इसको 6 पिक्सल कर दिया, तो शैडो उतना ब्लर होता चला जाएगा, ठीक है, ब्लर हो गया शैडो। अगर मैं इसको कर दूंगा ना 0 पिक्सल तो शैडो बन गया बिल्कुल सॉलिड, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड शैडो बन गया ये, ठीक है, ब्लर नहीं हुआ वो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसको चला के आप सब अपने हाथ से भी देखिएगा तो उससे बेहतर आपको और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हमने सेलेक्टर्स पढ़े थे, अब ये एक तरह का सेलेक्टर इसको कह लें आप, ठीक है। वैसे तो उसका नाम सेलेक्टर नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सूडो एलिमेंट। अब ये सूडो एलिमेंट को ना एक सूडो क्लासेस भी होती हैं, अभी आगे चल के सूडो क्लासेस जब आएंगी ना तो हम ये सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास का फ़र्क देख लेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट इतना समझ लें कि किसी भी पैराग्राफ के अगर आपको फर्स्ट लेटर पे कोई चीज़ अप्लाई करनी है, सिर्फ मतलब पूरे पैराग्राफ पे नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट लेटर पे, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मुझे इस H1 के पहले लेटर पे अगर कुछ करना है तो मैंने कहा H1 फर्स्ट लेटर, ठीक है, और फर्स्ट लेटर बोल के मैं जो भी लिखूंगा ना वो अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट लेटर को ना क्या कर दो, इटैलिक कर दो, सही है, फॉन्ट स्टाइल, और मैंने कहा इटैलिक। तो पहला लेटर इटैलिक होगा, पूरा H1 इटैलिक नहीं होगा इस तरह करने से,
ठीक है, तो पहला लेटर देखें इटैलिक हो गया। तो पहले लेटर के साथ कोई भी काम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह करके कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट लाइन, मतलब कोई पैराग्राफ है या कोई H1 भी समटाइम मल्टीपल लाइन पे होता है, तो फर्स्ट लाइन के साथ कुछ करना है ना आपको, तो आप ऐसे फर्स्ट लाइन करके लगा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला फर्स्ट लाइन को कर दो बोल्ड, तो आप नोट करें कि इस वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो बोल्ड है, सेकंड लाइन बोल्ड नहीं है इसकी, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अप्लाई हुआ है ये। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब ये कुछ लिंक वगैरह से मुताल्लिक़ स्टाइलिंग है। जब लिंक लगा हुआ होता है ना किसी भी साइट पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक लिंक लगा देता हूँ नीचे, मैंने एंकर टैग रखा और मैंने कहा कि विज़िट मी, ठीक है, और href में मैंने कुछ भी लगा दिया, https://google.com, ठीक है, मैं google.com का मैंने एक लिंक लगा दिया। अब आप नोट कीजिएगा कि इसमें होगा क्या। शुरू में देखें इसका कलर है ब्लू, सही है। जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा इस वेबसाइट पे आता हूँ तो इसका कलर हो चुका है पर्पल, पहले ब्लू था पर्पल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जब मैं अब देखें ये यहाँ पे CSS में इस चीज़ को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ। कोई भी लिंक मैं जिसका चाहता हूँ कि कलर क्या हो जाए, विज़िट करने से पहले जो कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं इस तरह करूँगा। विज़िट होने के बाद का कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं ऐसे करूँगा। मैं कहूँगा एंकर टैग जितने भी हैं और वो विजिटेड हैं तो उनका कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो आप नोट करें विज़िट करने के बाद यहाँ ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होवर करके एक चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है जब उस पर माउस का कर्सर आएगा तो मैं चाहता हूँ कि उसका कलर क्या हो जाए, डीप पिंक हो जाए, तो मैं होवर करके लगा सकता हूँ। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कॉलन 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 करके लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन भी है, लिंक, विजिटेड, इसको आप पढ़ेंगे तो ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। होवर, एक्टिव, फोकस, ये सारे दैट इज़ कॉल्ड सूडो क्लासेस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सूडो। ये जो 5 आपने देखा है यहाँ पे, ये दोज आर कॉल्ड सूडो क्लासेस। अच्छा, इससे पहले जो हमने देखा था ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड सूडो एलिमेंट, ठीक है। आप नोट करें इसके अंदर कॉलन में 1 लगाया हुआ है इन्होंने और इसके अंदर कॉलन लगाया हुआ है 2, नहीं यार इसमें भी 1 ही लगाया हुआ है। वेल, तो कोई मुझे ये बता सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि बुक आप पढ़ा करें, तो किसी ने अगर बुक पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि सूडो एलिमेंट में और सूडो क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। तो कोई भी आप में से माइक ओपन करके मुझे बताना चाहे अगर, तो बता सकता है। जी भाई, कोई है यहाँ पे जो मुझे ये बता सके कि सूडो एलिमेंट में और सूडो क्लास में क्या फ़र्क होता है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग का क्वेश्चन है। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आई थिंक स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट के लिए सूडो क्लासेस यूज़ होती है और सूडो जो है जो नॉर्मल वो है वो जस्ट किसी लेटर या किसी स्पेशल एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, कुछ इस तरह का है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, वैसे तो आपने जो स्पेशल स्टेट बताई वो तो दोनों के केस में वो हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंस बताने की। जो बुक में इन्होंने बताया मैं वो बता रहा हूँ कि जो सूडो क्लास होती है ना, सॉरी ये सूडो एलिमेंट जो है, जो अभी पहले जो डिस्कस हुआ है, ये ना पेज जब लोड होता है तो ये पहले से अप्लाई हुआ होता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट लेटर पे मैंने कोई भी बात लगाई हुई है तो पेज लोड होते ही मुझे वो फर्स्ट लेटर उसी तरह ही दिखेगा जैसे यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। ऑन अदर हैंड वापस जाऊँगा अगर मैं सूडो क्लास में, तो सूडो क्लास में आम तौर पे ये होता है कि पेज जब लोड होता है तो जैसे भी विजिटेड है, अब ये विजिटेड मुझे जब ही दिखेगा जब विजिट हो चुका होगा, ये हवर मुझे जब ही दिखेगा जब मैं कर्सर लेकर जाऊंगा, अदरवाइज मुझे पुरानी स्टेट दिखाता रहेगा। हेलो जी सर, जैसे हमने ये लिखा था ना फर्स्ट लेटर हमने टाइप किया था, हाँ, तो ये फर्स्ट लेटर पर अप्लाई हुआ था। अगर हम सेकंड लेटर लिखेंगे उस पर होगा नहीं, सेकंड लेटर पे करने का एक जुगाड़ तरीका है, मतलब जुगाड़ नहीं, मतलब इन्होंने ये दिया हुआ है ऐसे करके। अब वो तरीका ये है कि सेकंड लेटर को ना मैं किसी स्पैन में पैक कर दूँ। अच्छा जवेरिया, आप ना 2 डिवाइसेस से लॉगिन है, इस वजह से ये माइक प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप एक डिवाइस को जो है ना म्यूट कर दें या एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएं आप।
अच्छा, तो इसके सेकंड लेटर पे मुझे कोई चीज़ अप्लाई करनी है ना अगर, तो मैं इस पर स्पैन लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि बार स्पैन ये वाला, ठीक है, ये ओ था ना सेकंड लेटर, तो मैंने इस पर स्पैन लगा दिया। अब इस स्पैन के ऊपर मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने कहा क्लास, और क्लास करके मैं क्या बोल देता हूँ उसको, स्मॉल बोल देता हूँ। ठीक है, स्मॉल में साइज़ थोड़ा छोटा किया हुआ था मैंने। अब मैं जाके अगर देखूंगा ना तो सेकंड लेटर पे ये चीज़ अप्लाई, देखें सेकंड लेटर इसका छोटा हो गया। यस यस। ये तरीका अच्छा, हमारे ये पास है। nth एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं? अभी तो खैर पढ़ा नहीं है, लेकिन यूज़ हो सकता है। nth एलिमेंट भी यार कुछ है तो सही, मैं अभी भूल रहा हूँ, वो याद नहीं आ रहा मुझे। nth एलिमेंट देख लेता हूँ मैं। असल में यार ये इस तरह की चीज़ें ना बहुत कम यूज़ हो रही होती हैं। nth एलिमेंट क्या चीज़ होती है सर? सूडो क्लास तो, हाँ बोलो, सूडो क्लास तो, सूडो क्लास तो सिलेक्टर है ना एक। हाँ देखो सेलेक्टर जो है ना, यहाँ पे जो भी बात लिखी हुई है ना वो सेलेक्टर है। बुनियादी तौर पर सिलेक्टर है ना। हाँ, ये यहाँ पे जो बात लिखी हुई सारी सेलेक्टर है। तो अब ये देखो, ये पूरा सेलेक्टर है, सही है, ये भी सेलेक्टर है, ठीक है, ये भी सेलेक्टर है, ये भी सेलेक्टर है। तो ब्रैकेट से बाहर जो भी चीज़ लिखी हुई है ना वो सेलेक्टर तो है, तो सेलेक्टर, लेकिन इसको सूडो क्लास बोले जाता है। सही है, यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि इन CSS देयर आर 2 सूडो क्लासेस दैट अलाउ यू टू सेट डिफरेंट स्टाइल। तो इन्होंने इसका नाम रखा है सूडो क्लास। ठीक है, अच्छा इसको आप पूरा पढ़िएगा तो आपको मज़ीद भी आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से चल रहा है, कैसे हो रहा है ये। तो इन्होंने ये 4-5 जो भी अवेलेबल थे सूडो क्लासेस सबको लगा कर दिखाया है, तो आप भी इसको लगा कर देखिएगा तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारे एक्टिव, लिंक, विजिटेड। अच्छा, और आगे चलते हैं। अच्छा, ये सूडो क्लास में ये हम कह सकते हैं कि ये चीज़ मतलब इन्होंने रेडीमेड चीज़ें बना के रख दी हैं कि आप हवर करेंगे तो ये होगा? नहीं, हवर पे होगा क्या वो तो आप बताएंगे। जैसे देखें इन्होंने क्या बोला कि जब हवर हो तो क्या कर दो, कलर को चेंज कर दो डीप पिंक पे। हवर होने के बाद होगा क्या वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जस्ट सेलेक्टर है, जैसे आपके एक दोस्त ने कहा कि सेलेक्टर है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप बोलता हूँ कि यार H1 पे ना फर्स्ट लेटर पे तो मैंने लगा दिया। अब मैं बोलता हूँ H1 पे क्या हो, H1 कॉमा होवर, सही है, होवर। अब मैंने अगर इतना लिख दिया ना तो इससे कुछ भी नहीं होगा। H1 पे हवर हो तो क्या हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। देख लेते हैं ज़रा इतने पे ही पहले। अब ये H1 पे हवर पे देंगे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ हवर पे क्या करो, इसी टेक्स्ट शेडो को लगाओ, इसी टेक्स्ट शेडो को लगाओ, लेकिन क्या कर दो, इसका जो स्प्रेड है ना वो 5 पिक्सल कर दो। सही है, अब आप देखें क्या होता है। अब जब मैं इस पर हवर करूँगा, देखें इसका स्प्रेड 5 पिक्सल हो जा रहा है। सही है, या मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैंने कहा कि यार इसका जब हवर हो ना तो फॉन्ट फैमिली को क्या कर दो आप, वो कर दो, जॉर्जिया कर दो। ठीक है, यानी चोंच वाले फॉन्ट लगा दिए मैंने हवर होने पे। ठीक है, सर जैसे ही सिंपल हाथ सिलेक्टर पे तो नहीं किया जा सकता ना? क्या, सॉरी क्या कहा आपने? सिंपल क्या? सिंपल सिलेक्टर पे तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। मैंने कहा जो राइट वाला जो है, जो जहाँ पे भी राइट की क्लास लगी हुई है, कॉमा होवर, ये इस पर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई राइट वाले पे जब होवर हो ना तो इसको राइट करो, अदरवाइज़ नहीं करो। ठीक है, तो आप नोट करें क्या होगा। ये हेलो वर्ल्ड शुरू में ही आ रहा है, जब मैं इस पर होवर करूँगा तो ये राइट पे चला जाएगा, होवर हटा लूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये जस्ट एक सेलेक्टर है, दैट्स ऑल। मतलब प्री डिफाइंड क्लासेस है ना, जो कि हमें कुछ डिफाइंड एक्शन क्लासेस बताते हैं, हैं, एग्जैक्टली। मगर होगा क्या ये हम उसे बताते हैं। होगा क्या ये हम बताते हैं उसको। ठीक है, तो ये सेलेक्टर है, एक जैसे एक दोस्त ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस तरह के सेलेक्टर का एक ख़ास नाम है, टर्मिनोलॉजी है कि ज़ाहिर है अभी किसी आप दूसरे इंजीनियर को बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यार सूडो क्लास जो लगा रहा हूँ मैं वो लग रही नहीं है। ठीक है, या जो आपने सूडो क्लास गलत लगाई, ऐसे बोलेंगे ना, तो इसलिए इसका एक नाम रख दिया। अदरवाइज़ ये है तो सेलेक्टर ही, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये सूडो में पी साइलेंट क्यों है? ये तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ चक्कर है। सूडो जो है ना, सूडो एक अलग, जैसे सूडो कोड भी बोलते हैं। ठीक है, सूडो कोड क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लिखी हुई है लेकिन वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं है प्रोग्रामिंग, ऐसी मतलब जर्नल लफ्ज़ों। मैंने कहा भाई फॉर लूप चलाओ, उसके अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ऐसे करके, जैसे रेसिपी लिखी हुई होती है वो है, तो वो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, तो उसको सूडो कोड बोलते हैं।
हवर जो है हम ठीक है मतलब डेस्कटॉप वगैरह पे हम वेबसाइट्स पे हवर हो सकता है, लेकिन मोबाइल पे हम हवर यूज़ मतलब वहाँ पे तो एक्टिव नहीं, मतलब ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। हवर मोबाइल पे तो होता नहीं है। मोबाइल पे एरर नहीं देगा आपको हवर, सही है, चलेगा, सही है स्टिल ये। लेकिन देखें मोबाइल में भी ना माउस वगैरह कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोबाइल में अगर आप ब्लूटूथ के ज़रिए माउस कनेक्ट करें ना तो वो हो जाता है। तो अगर माउस कनेक्टेड है तो ये हवर काम करेगा, अदरवाइज़ हवर उसके अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये लगा के आप रखें तो कोई इशू नहीं करेगा ये आपको। अच्छा जी, अच्छा अब ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या चीज़ है ये हम ज़रा देखते हैं, उसके बाद हम आज के कंटेंट को, मेरा वैसे ये था कि चैप्टर ख़त्म कर लिया हमने बाय द वे, ये आखिरी ही चीज़ है। अच्छा सर फोकस के बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, ये मैं एक एक को डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये जो चारों है ना, 1 2 देखें, इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पे देखें, लिंक अलाउ यू टू सेट स्टाइल फॉर लिंक्स दैट हैव नॉट बीन विजिटेड। जो लिंक विजिट नहीं हुए थे उसके ऊपर स्टाइल लगानी है तो ये इस पे लगेगा। विजिटेड, जब विजिट कर चुके हैं आप तो उसके बाद जो उसका स्टाइल होता है वो है। होवर जो है वो कर्सर जब लेके जाते हैं उस पर। एक्टिव ये होता है, अच्छा एक्टिव ना बहुत कम एलिमेंट्स हैं जिन पे एक्टिव चल रहा होता है, ठीक है। जैसा कि बटन है, एक बटन पे क्या होता है, अभी कोई बटन यहाँ मुझे दिख रहा नहीं है, जिस बटन को मैं प्रेस करूँ, अच्छा जैसे ये बटन है, इस पर मैंने जब क्लिक किया ना, ओए होए ये कुछ और ही हो गया। जब इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखें ये स्टेट जो है एक्टिव स्टेट है। अभी हुआ नहीं है कुछ, छोड़ूंगा तो होगा, ये छोड़ा तो मैंने हुआ है कुछ, लेकिन जब मैं प्रेस करके रखता हूँ ना, दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट, सही है। तो ये बटन के ऊपर होती है, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे ये होती है, हर एलिमेंट पे एक्टिव काम नहीं करता। ओके, अभी हम क्या कर रहे थे, बुक को इधर ला रहे थे। अच्छा, ये सूडो जो है ये बस 4 तरह के, ये एक्टिव और ये हवर वगैरह। हाँ यही है। अच्छा, फोकस क्या चीज़ है? फोकस जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर होता है, ठीक है। फोकस टेक्स्ट बॉक्सेस पे कैसे होता है कि जैसे देखो मैंने कंट्रोल F प्रेस किया ना, अब ये मेरा जो फोकस है ना, जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, देखो फोकस मेरा इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आ गया। कहीं और क्लिक करूँगा, फोकस ख़त्म हो गया वहाँ से, तो दैट इज़ कॉल्ड फोकस। इनपुट बॉक्सेस के ऊपर फोकस होता है। अब देखो इसने फोकस पे क्या लगाया हुआ है, उससे भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि फोकस क्या चीज़ है। कहाँ गया फोकस भाई? फोकस कहाँ लगाया इसने? कोड में फोकस इस्तेमाल ही नहीं किया क्या? पैडिंग होवर एक्टिव, अच्छा फोकस ये रहा, लास्ट में लगाया है। इसने कहा कि इनपुट डॉट टेक्स्ट फोकस, उस पर कलर चेंज कर दो इसका, ठीक है। जब फोकस हो जाए तो कलर कुछ और लिखा हुआ आने लग जाए। मतलब फॉर्म है 10-12 इनपुट्स हैं, लेकिन जिस पे फोकस है ना उस पर टाइप करेंगे तो उसका कलर अलग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फोकस ख़त्म होगा तो कलर पहले जैसा ही हो जाएगा। नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम फोकस करते हैं बगैर, अगर हम इसके यूज़ करें जो सिंपल है तो उस पर फोकस आता है शायद। हाँ फोकस आता है, बिल्कुल आता है। तो फिर ये सूडो यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? मैं बता देता हूँ क्या ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे आके ना लास्ट में एक मैंने क्या बना दिया, इनपुट बॉक्स बना दिया। इनपुट बॉक्स बना दिया, टेक्स्ट की टाइप उसकी रख दी मैंने, और इसको जब मैं यहाँ आगे देखूँगा तो आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये फोकस भी कर जाता है इसके ऊपर, और ये फोकस होने की सूरत में एक डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर है जो इसने अप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस ब्लू कलर को मैं करूँ चेंज। तो इस अगर मैं लगाऊंगा ना बॉर्डर, अभी बॉर्डर लगाने से देखें क्या होगा, वो अलग से बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन इस ब्लू कलर को वो चेंज नहीं करेगा। मैंने कहा बॉर्डर, ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड, और ये तो छुप ही गया ना पीछे वो। खैर, तो मैं अगर ये चाहता हूँ इसको मैं चेंज करूँ ना, तो मैं वो कैसे चेंज करूँगा? मैं कहूँगा भाई टेक्स्ट इनपुट पे जाओ आप, ठीक है। इनपुट जितने भी हैं, मैंने कहा कि भाई इनपुट है, और उसके ऊपर आप क्या करो, कॉलन फोकस, और मैंने कहा जब फोकस हो ना तो इसका क्या कर दो आप, कलर आप कर दो इसका पिंक, सही है। जो भी कुछ लिखा हुआ रहा है वो पिंक कर दो। रिफ़्रेश किया मैंने, अब जब यहाँ जाके मैं लिखूँगा ना, देखो ये पिंक आ रहा है। जैसे ही फोकस हटेगा ये सेट हो गया, पहले जैसा हो गया। फिर मैंने बोला जब फोकस होना तो इसका ये बार जो है ये ब्लैक हो जाए,
ठीक है, मैंने कहा भाई बॉर्डर का जो जस्ट कलर चेंज करना है ना मुझे, मैंने कहा बॉर्डर कलर, बल्कि बॉर्डर कलर को भी पिंक कर देते हैं, ठीक है, पिंकी बना देते हैं इसको पूरा। रिफ़्रेश किया मैंने, अब जब मैं फोकस करूँगा तो इसके, अच्छा बॉर्डर का कलर तो चेंज नहीं हुआ, ये क्या सीन है भाई? बॉर्डर का साइज़ भी मुझे देना पड़ेगा, बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, अभी भी अप्लाई नहीं हुआ, ये क्या सीन है यार? बॉर्डर मेरे ख्याल में 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक इस तरह कुछ करके देखिए, शायद इससे नहीं, वो मुझे तीसरा भी देना पड़ेगा, मतलब कलर भी देना पड़ेगा, विड्थ भी और स्टाइल भी देना पड़ेगा। बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, सॉलिड, ये 3 चीज़ें पूरी देनी पड़ेंगी जब भी शायद वो काम करेगा। नहीं भाई ये तो काम कर ही नहीं रहा। वेल वो शॉर्टकट वाला दे देता हूँ मैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड पिंक, वो अलग अलग देने में मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ। अच्छा बॉर्डर वाला पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा भाई। वेल ये इनहेरिट तो नहीं कर रहे हैं कहीं से? नहीं इनहेरिट, जब मैंने उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया तो फिर क्यों इनहेरिट करेगा ये? इम्पोर्टेंट कर दें। हाँ मे भी इम्पोर्टेंट करके ट्राई कर सकते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा मैं डायरेक्टली जब यहाँ से लगा रहा हूँ तो ये हो रहा है अप्लाई ना, डायरेक्टली जब मैं यहाँ से लगाता हूँ इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये डायरेक्टली तो यहाँ से हो जाता है ये लेकिन वहाँ सूडो वाले से नहीं हो रहा है, ठीक है। सर वो फोकस तो उस पे लगता है ना कि ऑन फोकस से, हाँ ऑन फोकस दिस डॉट वैल्यू से नहीं, वो तो जावा स्क्रिप्ट होती है ना ऑन फोकस, ये तो मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ कि जब फोकस हो तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाए उसके ऊपर, तो ठीक है। ऑन फोकस से भी तो हो सकता है। ऑन फोकस से नहीं हो सकता, कैसे होगा? अच्छा ऑन फोकस से कैसे होगा? वो तो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो तो हमने शुरू भी नहीं की अभी। ऑन फोकस जो है वो जावा स्क्रिप्ट वो इनपुट के अंदर ही तो लगता है, इनपुट के टैग के अंदर, इनपुट के अंदर तो लगता है, लेकिन वो उससे हम स्टाइलिंग थोड़ी कर सकते हैं, उससे तो ऑन फोकस पे कोई फंक्शन हम चला सकते हैं, ठीक है। वो जो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ है, फंक्शन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, जावा स्क्रिप्ट शुरू ही नहीं की अभी तक हमने, ठीक है। तो इनपुट के ऊपर जब फोकस होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ फंक्शन वगैरह चलाना हो तो उसके लिए ऑन फोकस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फोकस होने पे मुझे कुछ चेंज करना है उसके अंदर तो फिर मुझे इस तरह करके चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं एक काम और कोई ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ का कर दो 32 पिक्सल, कब करो लेकिन फोकस होने पे करो, ऐसे नहीं करो। तो अब हम रिफ़्रेश करते हैं और जाके यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए ये फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, वापस हटाया छोटा हो गया, क्लिक किया बड़ा हो गया, वापस हटाया छोटा। तो दैट्स द केस कि हम फोकस करने पे कोई भी काम कराना हो वो करवा दें, हवर करने पे कोई भी काम कराना हो नीचे लिख देंगे वो हो जाएगा। अच्छा अब ये जो है ना, एक तो सेलेक्टर हमने पढ़े थे पहले शुरू में, अब ये एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या सेलेक्टर होते हैं कि यू मेट मोस्ट पॉपुलर CSS सेलेक्टर ऑन पेज 238, पहले ये पेज 238 पे बता चुका है। देयर आर ऑल्सो सेट ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स दैट अप्लाई टू एलिमेंट दैट हैव एन एट्रीब्यूट स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। अब किसी एलिमेंट के ऊपर कोई ख़ास किस्म का एट्रीब्यूट अगर लगा हुआ है तो उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, वो मिसाल के तौर पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये क्या करता है, मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल करके बताया है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि P लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट बीच में लिखा है क्लास। अब ऐसे पैराग्राफ के एलिमेंट्स जिन पे क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद होगा वो इससे सेलेक्ट हो जाएगा, इस वाले सेलेक्टर से। अब ज़रा अपने कोड में जाके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है। इसमें क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है, H1 के अंदर नहीं है, ठीक है। इस स्पैन के अंदर ऑन अदर हैंड क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है, इस पैराग्राफ में क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है, इस पैराग्राफ में मौजूद है, इस स्पैन में क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है, इस स्पैन में मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, इसमें भी मौजूद नहीं है। तो जिन जिन में क्लास का एट्रीब्यूट है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ये लिखने से,
ठीक है, अब मैं करके देखता हूँ ज़रा इसको जल्दी से। मैं कहता हूँ भाई ऐसे पैराग्राफ जिस पे क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है उस पे क्या कर दो, बॉर्डर ड्रॉ कर दो आप 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, बॉर्डर ड्रॉ कर दो। तो अब देखते हैं कौन कौन इसकी पकड़ में आता है। देखें जिस पे क्लास लगा हुआ था ना, ऐसे पी के एलिमेंट, पैराग्राफ के एलिमेंट जिन पे क्लास का लगा हुआ था वो सारों पे बॉर्डर ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें, आप इक्वालिटी मैचेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू। कॉल एक आ रही है ज़रा। हेलो हेलो हेलो, नहीं किसकी कॉल थी। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या मैच करता है कि भाई क्लास का एट्रीब्यूट भी और उसमें डॉग भी लिखा हो, ठीक है। तो ऐसे करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर एक है स्पेस, ठीक है, मैचेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वोज वैल्यू अपीयर इन स्पेसेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्लास का एट्रीब्यूट हो और उसकी जो वैल्यू हो ना उसमें कहीं ना कहीं डॉग आ रहा हो, स्पेस से सेपरेटेड हो, कहीं ना कहीं डॉग आ रहा हो, तो उसको ये पकड़ लेगा इस तरह करके। फिर इसी तरीके से प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के नाम से जो है वो क्या करता है, मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वोज वैल्यू बिगिंस विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, के उस, अच्छा ये जो ATTR लिखा हुआ है ना, ये जो ATTR लिखा हुआ है इसको इस तरह मत लिखिएगा, मतलब ये जो भी एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर होगा, एक्चुअली ये बताना चाह रहा है। अब एट्रीब्यूट का नाम है, उसके आगे इसने लिखा हुआ है D, ठीक है। तो अगर कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा है जो यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है और उसकी वैल्यू में शुरू में D है प्रीफिक्स, तो ये पकड़ में आ जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या है, सब स्ट्रिंग, कि उस, यहाँ पे आपने लिखा क्लास, यहाँ पे आपने लिखा DO, तो मिसाल के तौर पे क्लास, अगर कोई ऐसी क्लास का नाम लिखा हुआ होगा जिसमें DO कहीं ना कहीं बीच में आता होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से क्या है अब लास्ट में सफिक्स। सफिक्स जो है वो क्या करता है, मैचेस एन एलिमेंट, मैचेस एन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वोज वैल्यू एंड विद स्पेसिफिक स्ट्रिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ATTR पे मैंने क्या लिखा, क्लास, और क्लास के बाद मैंने लिखा G। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पे क्लास लगा हुआ होगा और उसके वैल्यू के अंदर G से ख़त्म होती होगी वैल्यू, लास्ट में उसके G आता होगा, तो वो उससे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म का इन्होंने सिस्टम क्यों बनाया है, इतना तो शायद हमें ज़रूरत भी ना पड़े कभी, ठीक है। हम तो P लिखेंगे, P से ही सारे काम हो जाते हैं हमारे, तो इतना ज़्यादा इन्होंने सोफिस्टिकेटेड किस्म का क्यों बनाया। तो उसका जवाब ये है कि ये एक अवेलेबल चीज़ मौजूद है, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कोई मसला नहीं है। हेलो यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, पता नहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो गया या उनका फ़ोन ख़राब हो गया। हेलो यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या यार, क्लास के एंड पे ये चीज़ें होनी है। मैं बल्कि अपना फ़ोन ना ऑफ़ ही कर देता हूँ। ऑफ़ ही कर देता हूँ, ना रहेगा फ़ोन ना बचेगा। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे ना टॉपिक एंड हो गया, ये वाला। अच्छा, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स वाले सेलेक्टर हैं ना, ये सारे आप कोशिश कीजिएगा कि इसको चलाकर एक दफ़ा देख लें, क्योंकि अगेन जो मैंने पहले सेलेक्टर पढ़ते हुए ये बात बताई थी, मैं अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाती है और वो ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि फिर इसके अलावा काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो सब स्ट्रिंग वाला है, ये सब स्ट्रिंग, कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की क्लास लगी हुई हो, तो उसके बीच में वो क्लास लगी हुई है, वो सम टाइम जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि फिर वो इसके बगैर काम होता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक दफ़ा अपने हाथ से चलाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कभी ये करना पड़ जाए तो आपको पता हो कि अच्छा इस तरह की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। बुक हमेशा आपके पास है, बुक आप दोबारा खोल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बुक खोल के आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपको कभी भी कोई सॉफ्टवेयर हाउस में आपको ये नहीं बोलेगा कि यार आपने बुक क्यों खोली हुई है, सही है ना, इस तरह कोई भी कभी आपको नहीं बोलेगा। आप बुक खोलने का ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगा, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर आप बुक खोल के क्या करेंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने टॉपिक को एंड करते हैं और अगला चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है भला, बॉक्सेस। अच्छा, ये बॉक्सेस अगली जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम फ्लेक्स बॉक्स ना, इस बॉक्सेस को पढ़ने के साथ साथ फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, मार्जिन और पैडिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो CSS में सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं। ठीक है, मार्जिन, पैडिंग और ये बॉक्स के और फ्लेक्स बॉक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स आपकी इस बुक में उसका जिक्र नहीं है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एक अलग से आर्टिकल है बड़ा अच्छा वो फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, तो उसमें से हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।